अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। नाज़रीन, आज की सुबह जो है ना, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक वाकया। अच्छा, और उस वाकये से आपको पता चलेगा कि इफेक्टिव होनी चाहिए कम्युनिकेशन, वरना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉल आई, ठीक है, एक शख्स को एक कॉल आई उसके फ्रेंड की, और उसने कहा, रात के 10 बजे थे, उसने कहा भाई क्या कर रहे हो, क्या हाल है, ये वो, तो यार कॉफी शॉफी पीते हैं, तो कॉफी शॉफी पी लेते हैं हम भाई। तो उसने कहा कि अच्छा अभी तो देर है 10 बजे। तो जिसको कॉल आई थी उसने पूछा कहाँ बैठे हो तुम लोग? तो उसने कहा यार हम तो यहाँ पे हैं, F10 में बैठे हैं, तो तंदूरी पे बैठे हैं, मतलब कोई जो उन्होंने नाम लिया कि हम यहाँ पर बैठे हैं F10 में, तो भाई इस तरह है, कॉफी का प्लान है तो बताओ। तो अब इस शख्स को जिसको कॉल आई थी, इसको लग रहा था कि वो मुझे बुला रहे हैं। हाँ। उल्टा वो खुद को अपने बारे में बता रहे थे कि भाई हम तुम्हारी तरफ आ जाते हैं कॉफी पीने। ठीक है, ठीक है। अब ये फैसला ना हो सका कि कौन किसकी तरफ जाएगा। हाँ, लेकिन वो बात यही कर रहा था कि हम तुम लोगों की तरफ आ जाते हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई नहीं अभी देर है, तो अभी कॉफी रात को 10 बजे पियेंगे तो नींद कैसे आएगी यार, तो बस चलो फिर किसी दिन हो जाएगा। खैर फोन बंद कर दिया उसने। आगे से जिस शख्स ने खुद को खुद इनवाइट किया था वो भी जरा अजीब सा हो गया कि यार ये तो दोस्त ने मना ही कर दिया कि यार मेरे घर मत आओ। वो यही समझ रहा था कि मैंने उसको कहा यार हम तुम्हारी तरफ आ जाते हैं पीने, और ये समझ रहा था कि ये मुझे बुला रहे हैं अपनी तरफ। खैर बाहर आ लिए, बात खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद ना घर वालों ने कहा कि भाई आप चले जाएं, क्यों आप नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा यार देर है, अभी मैं पहुंचूंगा, वो उठ जाएंगे। हमने कहा फोन करके पूछ ले उनसे, उनको बता दें भाई आप जा रहे हैं, तो जब तक मैं पहुंचूंगा तुम लोग बैठे हो उधर। खैर इन्होंने दोबारा फोन किया। अब इस दफा उनको वापस फोन किया। उन्होंने कहा हाँ भाई तुम लोग वहीं बैठे हो जहाँ का तुमने मुझे बताया? उसने कहा हाँ भाई हम वहीं बैठे हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, मैं आता हूँ, तो तुम लोग उठ तो नहीं जाओगे जब तक मैं पहुंचूंगा? उन्होंने कहा नहीं आप क्यों आ रहे हैं? फिर मामला जरा क्लैरिटी की तरफ गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप क्यों आ रहे हैं? तो हम आ जाते, हम आने का कह रहे थे, हम तो यहाँ से खा पी के बस उठ ही रहे हैं, तो हमने निकलना ही था, तो हमने सोचा हम आपकी तरफ से होते हुए जाएंगे। तो फिर बात को क्लैरिफाई किया गया और पता चला कि भाई वो शख्स वही कह रहा था जो बाद में भी उसने कहा कि भाई हम तो यहाँ से उठ रहे थे, क्योंकि इसने पूछा कि भाई आप कहाँ बैठे हैं, तो उसने बताया कि हम यहाँ बैठे हैं। वो बुला नहीं रहा था, वो बेसिकली ये कह रहा था कि हम यहाँ से। साबित ही हुआ कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो तब फील होता है जब आप गौर से अगले की बात सुने और अगला भी गौर से और क्लियर अल्फाज में बताए। क्योंकि कुछ बात इस तरह की हो गई कि वो एक्सेंट का कुछ फर्क था उर्दू में। उन्होंने कहा हाँ आ रहे हैं, बस आ जाओ, तो वो आ रहे हैं और आ जाओ में दरमियान में जो बात है वो बहुत खो गई। ये जो वाकया आपने बताया है ये बहुत छोटा सा वाकया है ना, कि मतलब ठीक है भाई आप भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 5 मिनट में पता लग गया, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। तो हम कोई फोन कराया ना, फोन बेसिकली कराया कि भाई आप चले जाएं, पूछ लें उनसे कि भाई अगर बैठे हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने फोन किया, उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा मैं आ जाता हूँ, तुम लोग बैठे हो? तो उसने कहा नहीं आप क्यों आ रहे हैं, हम तो यहाँ से उठ रहे हैं। वो सब समझ गई, सारी दुनिया समझ गई, और हम आपकी तरफ आ रहे हैं। मकसद कहने का ये कि बहुत छोटी सी चीज थी, अगर कम्युनिकेशन गैप हो तो उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यू हो जाते हैं। बड़े लोगों इसको कहते हैं माइक्रो टू मैक्रो इलेबोरेशन, इम्पैक्ट। बिल्कुल। अब ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन हो सकता है कि जिंदगी में नहीं छोटी सी चीज क्या थी, हो सकता है कि यहाँ पर भी आपका रिश्ता खराब हो जाता, उस शख्स से आप ना करते, दूसरी दफा उसको फोन ही ना करते, पता ही ना चलता। रिश्ता खराब हो जाता है, ऐसे लोगों का रिश्ता खराब ही हो जाए भाई। अगला आपको कह रहा है खराब कर रहे हैं रिश्ता, अगला आपको कह रहा है मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप उसको कहें यार देर है मैंने सोना है, ठीक है, तो वो अगला आपको एक लाफा लगाएगा। हमारे यहाँ होता है, बैरून मुल्क नहीं होता है ऐसा, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इट्स ओके। नहीं, बैरून मुल्क का कल्चर डिफरेंट है। मैं तो अपने कल्चर के हिसाब से बात कर रही हूँ कि अगर आपके घर कोई आए, मेहमान नवाजी का पाकिस्तान का ये उसूल है कि अगर कोई कह दे कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप सब छोड़ छाड़ के नौकरी छोड़ देते हैं आप, लेकिन आप उसके साथ बैठेंगे जब तक आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। रिलीजन का उसूल क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई जब आप किसी की तरफ जाएं तो 3 दफ़ा उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो आप सुकून से वापस आ जाएं, कोई मसला नहीं है, ये उसका घर है, उसकी प्राइवेट स्पेस है, तो आप कहीं जा रहे हैं लेकिन उससे रिश्ता ख़राब ना कर लें। मकसद ये है कहने का कि अगर मैं तो वो बात ही नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ कि अगले ने चूंकि ये कह दिया मुंह से कि यार देर है मैंने सोना है, तो आपने मना कर दिया अगले को। बेसिकली उसको तो यही लगा कि वो आपने मना कर दिया यार इतने पुराने दोस्त को, तो आपने कैसे मना कर दिया? वो आगे एक मेहमान के साथ बैठा था जो उसको आपके घर लाना चाह रहा था और मिलवाना चाह रहा था आपसे। तो बात ये हो गई दरअसल। और फिर जब पठानों में हो जाए तो फिर पठानों में और ज्यादा हो जाता है कि भाई ये उस जगह का पेशावर का आदमी ने मुझे मना कर दिया, ऐसे कैसे हो गया? ये तो मसला है। तो ये मामला है कि ये अभी तो ये छोटी सी बात है, लेकिन कम्युनिकेशन को क्लैरिफाई रखें, क्लैरिफाइड रखें, साफ सुथरे अल्फाज में क्लैरिटी से अल्फाज की अदायगी करें और बताएं अगले को पूरा जुमला क्लियर करके कि आप क्या रहे हैं, बजाय इसके क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं 60 सेकंड न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लैरिटी के साथ 60 सेकंड न्यूज़ सब देख लो, बाद में नहीं कहना, दिखाओ।
वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की सरबराही में बिजली बिलों पर दूसरा इजलास भी बेनतीजा, रिलीफ का फैसला न हो सका। फैसलाबाद में नौजवान ने बिजली का बिल ज़्यादा आने पर खुदकुशी कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मईशत बहाली के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल में हिमायत की यकीन दहानी। साबिक सूबाई वज़ीर मुकेश चावला समेत पीपल्स पार्टी के करीबी 60 से ज़ायद सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। सानेहा जड़ावाला और सरगोदा की कड़ियाँ भारत से मिल रही हैं, IG पंजाब। कौमी टीम की वर्ल्ड कप जर्सी की रुनुमाई कर दी गई। इराक में ईरानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई, हादसे में 9 अफराद जाँ बहक। फ्रांस के सरकारी स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी। बरतानिया में नौमौलूद को जहरीला इंजेक्शन देकर कत्ल करने वाली एक और नर्स गिरफ्तार, तहकीकात का आगाज़। और स्वीडन में पाकिस्तानी शहरी मलिक शहजाद ने कुरान की बेहुरमती के नापाक इक़दाम को रोक दिया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। ये देखें, एक और नर्स दरियाफ्त हो गई जिसने एक बच्चा जो है उसको कत्ल कर दिया। ये क्या हो रहा है बरतानिया में? तरफ बिल्कुल ये बरतानिया में क्या हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। पैदर पे 2 वाक़यात इस तरह के आ गए और फिर बहरहाल ये दूसरा एक बंदा जो कि पाकिस्तानी जिसने अपनी बच्ची का बेहुरमती जो कुरान की हो रही थी उसको जिसने रोका। तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हम रोकेंगे। बहरहाल ये कल ये क्या हुआ, ये जो बरतानिया में जो एयर ट्रैफिक में मसले हो गए, जहाज हजारों पैसेंजर्स जो हैं वो भाई फंस गए, उनके प्लान्स आगे पीछे हो गए। हुआ क्या मसला समझ में नहीं आया मुझे। मैं टेक्निकल फॉल्ट था भाई। बताया ये जा रहा था कि बरतानिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होने वाली तकनीकी खराबी की बुनियाद पर लाखों मुसाफिरों को मुसीबत पड़ गई। और वो मुसीबत इस तरह से पड़ गई कि गुज़िश्ता सुबह जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निज़ाम में खराबी पैदा हो गई, जिसके बायस हुआ ये कि तकरीबन 10 लाख मुसाफिरों की या तो फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हो गई या फिर कैंसिल ही हो गई। 10 लाख मुसाफिरों की 10 लाख मुसाफिरों की। और इवन अगर आप लंदन की बात करें, ये तो खैर मैं पूरे मुल्क का आपको बता रही हूँ बरतानिया का, लेकिन सिर्फ अगर लंदन की बात करें तो लंदन में ही 5 से 6 एयरपोर्ट हैं। उनमें से 3 गालिबन इंटरनेशनल है, 3 या 4, और 5वां जो है वो छोटे लेवल पर यूरोप और इंटरनल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनमें होता है। तो हर साल वहां पर कितने लोग आते जाते हैं और वो तो आपको उनके उससे पता चल जाएगा कि हर मिनट में कितने प्लेन जो हैं वो आपको हर थोड़ी थोड़ी सेकंड्स के बाद उड़ते हुए आवाज़ आती है, आपको नजर आते हैं। खैर मुसाफिरों को मुतासरा एयरपोर्ट्स पर 12 घंटों तक की ताखीर का भी सामना रहा। कुछ ऐसे भी थे जो वहाँ बैठे ही रह गए क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये कब तक सॉल्व होगा सारा सिलसिला। फिर निज़ाम में टेक्निकल फॉल्ट आया तो उसका तो खैर पता चला लिया गया, लेकिन उसे दुरुस्त कर दिया गया। और उसके बावजूद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे हो गई। ट्रैवल इंडस्ट्री को इंतशार का सामना करना पड़ा, लोगों की छुट्टियां जो हैं वो आगे पीछे हो गई। छुट्टियां मनाने के लिए जो लोग जा रहे थे, फैमिलीज़ वगैरह, वो एयरपोर्ट्स पर फंसी रह गई। कुछ फ़्लाइट्स डिले हो गई, कुछ फ़्लाइट्स मिस हो गई। बड़ी तादाद में लोगों को एयरपोर्ट के गेट्स पर घंटों रुके रहना पड़ा। फिर वो भी इस आलम में थे कि भाई उनके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, वो भी तंग कर रहे हैं उनको। और आगे ये नहीं पता चल रहा कर रहे हैं ये लोग क्या हो गया। 10-12 घंटे से क्या होता है? नहीं, 10-12 घंटे तो वो हैं जो एयरपोर्ट में एंटर हो गए थे। हाँ। कुछ तो वो होंगे जाहिर है जिनकी फ्लाइट ने आना था, जिन्होंने अभी एयरपोर्ट जाना था, या तो वो भी 10-12 घंटे इंतजार किया होगा। क्या है, आप हमारे पास आओ कभी रेलवे स्टेशन। लाखों पैसेंजर्स की बात है, हमारे यहाँ रोज होता है ये, इसमें क्या है? हमारे यहाँ सैकड़ों होते होंगे। फिर पैसेंजर्स का तादाद का फर्क है। क्या है, छोटी छोटी बातें, ये टेक्निकल हो गया, ये हो गया। नहीं, डिलेज वहां पर भी होते हैं। दुबई में इवन बिल्कुल, दुबई में 2.5 घंटे हमारी एक फ्लाइट ऐसी थी जो रनवे पर खड़ी रही क्योंकि जहाज का दरवाजा नहीं बंद हो रहा था। अच्छा। तो 2.5 घंटे वहां पर भी डिलेज होते हैं। हर चीज हर जगह ही होती है, लेकिन ये है कि कुंडी खराब हो गई होगी। फिर उसने चलाया भी नहीं, वो भी अच्छा था पायलट, वरना तो खुले दरवाजे के साथ उड़ा देता। लेकिन उसने कहा यार अब लोग बैठे हैं। ऐसा कौन सा पायलट है जो खुले दरवाजे के साथ उड़ा देता है भाई? नहीं, उड़ा देता, उड़ाया तो जा सकता था अगर अच्छा? होता तो बिल्कुल। उसने वेट किया। खैर बहरहाल फिर वो सवारियां उड़ रही होती इधर उधर, एक सवारी उधर उड़ गई, एक सवारी उधर उड़ गई, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा, ये होता भाई। ऐसा ही है। नहीं खैर उसने वेट किया, उसने इंजीनियर्स को बुलवाया, उन्होंने आके देखा। बेहतरीन काम, वो खुद भी उड़ चुका होता कहीं ना कहीं। हाँ, बाकायदा तौर पे उन्होंने मेक श्योर किया कि भाई ये जहाज उड़ सकता है, बंद होगा दरवाजा प्रॉपरली, रास्ते में हवा में तो नहीं खुल जाएगा, क्योंकि हमने उन दिनों में ये खबर भी एक देखी थी कि जहाज का दरवाजा हवा में खुल गया। नहीं, वो एक और एक खातून ने खोल भी दिया था। बिल्कुल, ये भी था। तो खैर बहरहाल ये इस किस्म के डिलेज होते रहते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़े, मतलब लाखों पैसेंजर्स इज समथिंग ह्यूज। कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस करो भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, असल जो खबर है वो एक और ख़बर आई है फ्रांस से। और फ्रांस हम सब जानते हैं कि मुसलमानों की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसी मुल्क में मुसलमानों के साथ और जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। अब फ्रांसीसी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगले तालीमी साल से स्कूलों में
अबाया नहीं पहना जा सकता। अबाया पहनने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वहाँ के जो वज़ीर तालीम है गैब्रियल अताल, उन्होंने यह ऐलान किया और उन्होंने जवाज़ ये पेश किया कि जब बच्चे तालीम हासिल करने जाएँ तो उनके लिबास से उनके मज़हब की शनाख्त नहीं होनी चाहिए। यह है भाई फ्रीडम, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का। हुकूमती ऐलान पर अपोजिशन की कई जमातों ने तनकीद भी की है और बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई हम अगर एक सेकुलर सोसाइटी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए। पहले इन्होंने हिजाब पे पाबंदी लगाई थी या नकाब पे, नकाब पे तो खैर है ही ना, उससे पहले उसके बाद फिर हिजाब पे पाबंदी लगी थी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली रिलीजियस सिम्बल्स थे उनके ऊपर पाबंदी थी कि कोई जो है वो क्रॉस नहीं पहन सकता या कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। और अब उन्होंने ये एक स्टेप आगे बढ़ दिया है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कपड़े उतारने पर कोई पाबंदी नहीं है, कपड़े पहनने पर सारी पाबंदियाँ हैं। ये दुनिया जिस तरफ जा रही है वो बड़ा ख़तरनाक मामला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, किस तरीके से लोग ज़िंदा रहेंगे कि जब कानूनी तौर पर लोगों को ये काम करने के लिए कहा जाए जो कि उनकी अक़दार, उनके मज़हब और उनकी तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। इंतहा है ये बेहूदगी की और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। सही है, बिल्कुल सही है। आप कहें हाँ वैस ठीक कह रहे हो, शाबाश वैस शाबाश। देख रही हूँ मैं हालात वाक़यात। मुझे तो कहें कि भाई वैस वाह वाह, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो अलग सीधा सिलसिला है, हर चीज में ऐसे ही है। जो गलत है वो हर जगह गलत होगा। जो सोसाइटीज लोगों को इस चीज का फ्रीडम नहीं ना देती कि वो अपनी मर्जी से कुछ चीजें तो है ना, सोसाइटल वो तो नॉर्म्स हैं, वो तय हो जाते हैं, वो आपको कानून बनाकर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कपड़ों में ही लोग ज्यादातर बाहर निकलते हैं ना। बहुत शाज़ो नादिर ही आप देखेंगे कि मतलब फ्रांस के ये जो नूड बीचेज हैं या वो इस किस्म की जगह हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि इंग्लैंड में आपको कोई ऐसा नजर नहीं आएगा जो बगैर कपड़ों के हो। ये उनका नॉर्म है, ठीक है। उनकी सोसाइटी में बहुत सारी फ्रीडम्स हैं। कानून बनाते हैं वो मिसाल के तौर पर कल को कि भाई फलाने कपड़े आप पहन सकते हैं और फलाने नहीं पहन सकते, वो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं? मैं यही कह रही हूँ कुछ भी कर सकती है। ये कुछ सोसाइटीज है जो 500 साल तक वो नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ पर सैनिटीज प्रिवेल करती है। फ्रांस के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकती, जाते हुए थोड़ी देर लगती है किसी की। फ्रांस के बारे में मैं ये चीज़ नहीं कह सकती। जो फ्रांस के हालात हैं उस सोसाइटी के या उस जो भी उनका एक तरीक़ाकार है, जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं लोगों को, फ्रांस के बारे में ये मैं नहीं कह सकती। मैं मोदी सरकार के बारे में ये नहीं कह सकती कि वो कल को इस किस्म का कोई एब्सर्ड किस्म का बिल ला के पेश कर दे और वो कहे कि भाई आज से ये कानून हो गया। लेकिन बहरहाल कुछ सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं और फिर कुछ जगहों पर आपको जाहिर है कुछ चीज़ें लागू करनी होती हैं, उसके लिए कानून साजी होती है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कानून। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी चीज़ पर अगर कानून बन जाए, मिसाल के तौर पर मीडिया फ्रीडम की भी बात होती है ना, भाई मीडिया फ्रीडम, भाई कानून क्यों ला रही है हुकूमत, कानून क्यों ला रही है, हमारे फ्रीडम कर्ब कर रही है। फ्रीडम का मतलब और कानून साजी का मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रीडम, मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाते हैं आप सड़कों पे, लाल बत्ती है ना, फॉलो करते हैं, और ये कानून है कि आपने लाल बत्ती पे रुकना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फ्रीडम को कर्व कर रहे हैं, आप उस मैकेनिज्म को, उस ट्रैफिक को स्मूथली पास होने का वो दे रहे हैं। तो बेसिकली हर कानून साजी का मतलब ये नहीं है कि आप पे पाबंदियां लग गई हैं, यहाँ पे भी फ्रीडम के उस पर बड़ा शोर मचा देते हैं। हाँ, इसका है बिल्कुल, ये तो एक अलग ही सिनेरियो ना। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें माशरे में कानून के तहत होती हैं, कुछ चीज़ें माशरे में अंडरस्टैंडिंग के तहत होती हैं और कुछ चीज़ें माशरे में बगैर किसी चीज़ के होती हैं। जिस तरह से कि ये बगैर किसी लॉजिक के इंडिया में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। वो बच्चे को उन्होंने टीचर्स ने स्कूल में कहते हैं उर्दू में, इसके लिए बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, वो क्या, जहालत बिल्कुल, जोहला जब आ जाते हैं, और क्या, इसके लिए और कोई लफ्ज नहीं है। अरे लीबिया में क्या हुआ ये बताऊं मैं आपको, लीबिया का बताता हूं भाई। लीबिया की वजीर खारजा है, उनका नाम है नजला मनकूश। ओके, क्या नाम है? नजला मनकूश। हाँ, मोटे काफ से, दो नुक्तों वाला नजला मनकूश। वो अपने इस्राएली हम मनसब से उन्होंने मुलाकात की और उसकी वजह से बड़ी मुसीबत पड़ गई है उनको भाई। मुलाकात की जैसे ही खबर आई तो राबलस में मुजाहरे शुरू हो गए। वो बाद में दीगर शहरों तक फैल गए वो मुजाहरे, क्योंकि लिबिया ने तस्लीम नहीं किया इसराइल को। ठीक है, तो ये बंदी जो है वो मिली है, तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई, आप वजीर खारजा है हमारे मुल्क की और आप जाकर मिल रही हैं एक ऐसे शख्स से जो कि आपका हम मनसब है, लेकिन किसी उस मुल्क ने नहीं रिकॉग्नाइज किया है, तो क्या आपको मौत पड़ गई थी वहां पर भाई? इनको नहीं पता था खातून को। तो कभी कभी हमारे यहाँ पे भी तो कुछ है ना, ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ पे भी कुछ है जिनको पता है, सब है लेकिन करना है। वो भाई टायर वायर चला दिए लोगों ने, आगे लगा दी, कई नौजवान फ़लस्तीन का परचम उठाकर आ गए सड़कों पर, बड़े हंगामे हो गए वहाँ पर। और फिर वो वज़ीर आज़म जो हैं अब्दुल हमीद दबीबा, उन्होंने नजला मनकूश को उनके ओहदे से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर ख़ारिजा को उनके ओहदे से हम आर्जी तौर पर अभी मुअत्तल कर रहे हैं और वज़ीर इंसाफ की सरबराही में एक कमीशन कायम किया गया है और वो इस मामले की तहकीकात करेगा।
लेकिन नजला मनकूश बेचारी का अकेली बेचारी कहाँ से? आपने अकेली किया का तो थोड़ी तो- प्रॉब्लम है। आपका तो सारा विजिट प्लान होता है, आपने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये तो पीछे से पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चल रही है। सारे दफ्तर को उठाओ, घर भेजो, छुट्टी करो। नाजरीन, लीबिया की सदर और क्या, ये थोड़ी एक औरत खातून की बेचारी का मसला आ गया। भाई जुर्म करने वाला पहले तो उसी को, फिर अभी वो इंक्वायरी कमेटी है ना, वो फैसला बैठेंगे कि करेगी, क्या होगा, कैसे बताएगी हुआ कि ये। क्या मसला है, क्या होगा। आप बड़े जल्दी ना करें। अभी मुजाहरे हुए, एक बंदे को मुअत्तल किया है, ओएसडी बना दिया है उनको। OSD जी सही बात है, OSD बना दिया है, जी। लेकिन यहाँ पर आपको OSD बड़ी जल्दी है, वो करेंगे तहकीकात और पक्का काम करते हैं वो लोग। वैसे तो एक बड़े वाइज आदमी ने कहा था, मुझे नाम उसका भूल गया, लेकिन उसने कहा OS था मंगल वाला? नहीं, उसने कहा था कि जब कुछ ना करना हो तो कमेटियां बना दो, व्हेन यू डोंट हाँ। फील लाइक डूइंग एनीथिंग ये यहाँ के लिए formulate कहा the था उसने, committee। यहाँ के लिए अच्छा, कहा था हमारे यहाँ पे कि भाई कमेटी जो है वो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कलेक्टिवली डिसाइड दैट नथिंग कैन बी डन एंड इंडिविजुअली दे आल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बस ऐसे ही ये होता है। सही बात है, बिल्कुल उसने सही किया है, ऐसे ही था। अच्छा, मैं आपको एक और अजीब सी खबर सुनाती हूँ, क्या? ये भी खबर आपको हिला के रख देगी। अमेरिकी रियासत है फ्लोरिडा, उसमें एक शख्स ने अपने हमसाये के दरवाजे पर जहरीली दवा जो है वो इंजेक्ट कर दी है। हाँ, ये ऐसे भी होते हैं। एक मिनट, हाँ आपने कहा हिला के रख दिया, मैं हिल गया जरा। अब बताएं। अरे सुबह क्या खाया था आपने? नाजरीन, ये हमारे साथ होता है, ये हम दोनों के साथ चलता रहता है। ये कभी वो कुछ ऐसी चीज खा के आ जाते हैं और मैं भी अक्सर ही खा के आ जाती हूँ। तो खैर अवैस को हिला के रख दिया है इस बात में, लेकिन आपको भी नाजरीन अगर अभी तक नहीं हिलाया तो मैं आपको हिल ले मज़ीद थोड़ा सा ऐसी खबरें देती हूँ। अच्छा, हुआ क्या? बताएं, हुआ ये बताएं। कि उसने अपनी Seriously? हमसाये के दरवाजे पर जहरीली कोई दवा थी वो इंजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से घर वालों की तबीयत अच्छी खासी खराब हो गई और फायर रेस्क्यू को उनको कॉल करनी पड़ गई। फिर वो जहरीली दवा के सुराग नहीं लगा सके, उनको समझ नहीं आई कि भाई ये क्या हुआ, बस तबीयत खराब हो गई। उन्होंने तो पता कॉल कैसे चला की, फिर? आखिरकार घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सारा पोल जो है वो खोला और कैमरे में देखा जा सकता है, अब ये जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं इसमें देखा जा सकता है कि जूमिंग ली नामी एक शख्स है, उसने अपने हमसाये उमर अब्दुल्ला के घर के दरवाजे पर जो है वो जहरीली दवाई इंजेक्ट कर रहा था वो, और जूमिंग ली जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया। बहरहाल उमर अब्दुल्ला साहब जो है, उनकी अहलिया और बच्चे जो हैं वो तीनों जिसको हम कहते हैं कि गैर इरादी तौर पर 1 माह तक जहरीली दवा से मुतासिर होते रहे हैं। और ये एक दिन का काम नहीं था, ये लगातार काफी टाइम तक चलता रहा और उनकी तबीयत बिगड़ती रही, संभलती रही। फिर इस तरह का मामला हुआ जिसकी वजह से उन्हें सांस में तंगी के साथ साथ जिल्द और आंखों में जलन का जो एक प्रॉब्लम था वो शुरू हो गया। तो ये फिर सारा कर रहा था, ये सारी कार्रवाई ये कर रहा था जो भी शख्स। था ये जूमिंग। अजीब इनका भी कोई हो जाता है, कभी कभी पैदल हो जाते हैं, उर्दू बिल्कुल लफ्ज जुहला न- जाहिल। देखिए उर्दू ग्रामर ने उर्दू में अलग अलग लफ्ज, वो था जहालत, हाँ, ये क्या ये है खबासत। सही बात, ठीक है, ये सही, हर एक बिल्कुल। अलग अलग कैटेगरीज हाँ, होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये शरारत नहीं है, ये शरारत नहीं, शरारत नहीं, शरारत नहीं है, सीरियस ये है। खबासत है। अच्छा, इधर भी देखें, उमर अब्दुल्ला वगैरह जो है मुसलमान है, हो सकता है ये हेट क्राइम, ये हेट क्राइम भी हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो तो शुक्र है उमर अब्दुल्ला भाई ने ये अपने घर के जो पौधे हैं बाहर लगे हुए, उसमें उन्होंने वो लगा दिया था कैमरा, उस कैमरे ने पकड़ लिया अब इसको। बेसिकली ये भी कहता है कि जो मैं खबर का एक और आर्टिकल मैंने जब ये सर्च की, मैंने कहा भाई पता चले हुआ क्या है, क्यों ये पागल है, क्या है। तो ये भी कहीं लिखा हुआ नजर आया कि भाई ये शोर की कंप्लेन करता था, उनको ये जा के बार बार कहता था कि भाई आपके घर से नॉइज की आवाज आती है, शोर की आवाज आ रही है, तो इसको भाई आप लोग बंद करें। खैर बहरहाल बड़ा शोर करती हैं आप। अब मैं इसका मतलब ये है कि मैं जहर दे दूं आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल आप भाई प्रॉपरली कंप्लेन कर लें, अगर आप उनको कह रहे हैं और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कंप्लेन वगैरह का सिस्टम बड़ा प्रॉपर है। आप कंप्लेन करें, काउंसिल को बताएं भाई ये माय नेबर्स आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, हाँ दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, और बस फिर वो आएगी काउंसिल जाने और फिर आपके नेबर जाने। आपको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत है? तो खैर ये बात हुई सामने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा वाकया हुआ, वो क्या आपको बता दूं, उससे भी सुन के हम हिलेंगे या नहीं? नहीं, वो वाकई हिल जाएंगे, वो साइंसी दुनिया हिल गई है पूरी। अच्छा, भाई हाँ सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक खातून है, 64 साल की उम्र उनके दिमाग में एक पैरासाइट दरियाफ्त हुआ है और उसने डॉक्टर्स को हिला दिया है। वो जो पैरासाइट है उसकी बेसिकली जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। नॉर्मली इस तरह नहीं होता है। ये तिब्बी तारीख का एक ऐसा वाकया है कि जो कि पहली मरतबा हुआ है, और इतना बड़ा जो इंसानी दिमाग में, एक तो ये कि जिंदा पैरासाइट नहीं देखा गया। ठीक है, बिल्कुल। अब खातून ने जब कंप्लेन की डॉक्टर्स को, तो उसने कहा कि भाई मुझे भूलने की बीमारी है और आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, ये उसने कहा जाकर। तो डॉक्टर्स ने मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई MRI स्कैन वगैरह करवाओ। तो MRI स्कैन हुआ तो उसके अंदर आया कि ये जी पैरासाइट है, और फिर सर्जरी की गई, उसको निकाला गया। तो बेसिकली ये जो पैरासाइट होता है ना, ये पाइथन सांपों में पाया जाता है। ये आंटी जो है वो पैरासाइट जो है वो अपने पास लेके चल रही थी। आंटी ने पाइथन तो नहीं रखे हुए थे जी,
ये देखें क्या समझ में नहीं आया मुझे, ये कैसे गया होगा इसके दिमाग में या पैदा हुआ होगा। वो क्या है, वो कौन सी बीमारी है जो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो दिमाग में निगलेरिया, तो ये तो उसका भी कोई बड़ा कोई चीज़ है ये। हाँ बिल्कुल, ये कोई अजीब सी चीज़ है और वाकई हम हिल से गए सुन के, अजीब सा लगता है। मेडिकल साइंस है तो मेडिकल साइंस वालों ने फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया, निकाल दिया उसका दिमाग का जो पैरासाइट था। तो बिल्कुल सही हुई। दिमाग का कीड़ा जो है ना वो निकालना जाना चाहिए, ये दिमाग में इंसान के अक्सर कीड़े हो जाते हैं। ऐसे एक और लफ्ज आया उर्दू का, खन्नास। खन्नास, दिमाग में खन्नास, अच्छा अरबी का, ये दिमाग में अम्माएं कहती हैं, ये तो माँ से मुझे याद आया कि तुम लोगों के दिमागों में खन्नास भरा हुआ है। खन्नास बिल्कुल जी, बेसिकली जो है वो अरबी का लफ्ज़ है। चलें जी, तो ये हो गई जी खबरें। खबरों के बाद हम ज़रा ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब कुछ आपकी मुलाकात कराते हैं आज के बड़े खास मेहमान से। और खास मेहमान ऐसा है कि जिसने भी 90s में म्यूजिक सुना है और देखा है म्यूजिक वीडियोस को तो वो तो फौरन पहचान भी जाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो रिमोट होता है वो हटा के रख देगा, क्योंकि वो देख लेगा कि भाई ये है भाई जबरदस्त। बिल्कुल, बड़े मशहूर गाने इनके, मशहूर गाने, मशहूर नगमे। पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने बड़ा काम किया, पाकिस्तान के लिए बड़े मिली नगमे गाए और इनके नगमे जो हैं वो बड़े मकबूल भी हो जाते थे। इनके साथ उस वक्त हुआ करता था एक और पार्टनर, और उस पार्टनर के साथ अलग हो गए। बिल्कुल, लेकिन उन दोनों ने फिर अलग अलग भी जाहिर है अपना मौसीकी का करियर जारी रखा। और इनको ये बेसिकली ऐसे लोग हैं कि टैलेंट का पावर हाउस जिसको आप कहें, ये वो हैं। कराची में पैदा हुए थे और गुलकारी का तो इनके अंदर कुदरती टैलेंट मौजूद था, और गुलकारी के साथ साथ वो म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, और बड़ा नई नस्ल उनको पसंद करती थी जब 90s में ये लोग आए थे। और इनके ग्रुप का नाम था आवाज़ बैंड था ये। बिल्कुल। और फिर उन्होंने आगाज़ किया, आगे बढ़ते गए, कई एल्बम रिलीज़ हुए, बड़ी मकबूलियत इन्होंने हासिल की, और इंजीनियरिंग करने के बाद ये बेसिकली गुलकारी के शोबे में आए थे। और वो अक्सर कहते ही हैं कि एक इंजीनियर की सीट उन्होंने ज़ाया की। बहुत सारे, अच्छा हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में इंजीनियर्स का बड़ा अमल दखल है। मिसाल के तौर पे जवाद अहमद इंजीनियर, जुनैद जमशेद साहब, अहमद भी डॉक्टर, कुछ सलमान अहमद तो डॉक्टर है, जुनैद जमशेद इंजीनियर। अच्छा फिर ये फाखिर बिल्कुल इंजीनियर। हम नाज़रीन रिवील नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है मैं आपको तो पता ही है, से मैं इधर उधर फिर रहा था, लेकिन नहीं भाई नहीं, पता नहीं। खैर 14 अगस्त को फाखिर साहब को सितारा इम्तियाज देने का भी ऐलान किया गया है, और आज हमारे मेहमान हैं फाखिर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं अवैस एंड शफा? बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब सबसे पहले चूंकि हम वो इंजीनियरिंग वाली बात कर रहे थे, तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली लेकिन इंजीनियर बने नहीं, तो इंजीनियरिंग में क्यों गए थे भाई, वजह क्या थी, और उसमें काम ना करने का सबब क्या था? यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की वजह ये थी वालिदैन, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर्स उस ज़माने में ये थे, अब भी शायद हों, कि बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, कोई बाइज़्ज़त पेशा जिसको हम बिल्कुल। हालांकि सारे पेशे बाइज़्ज़त हैं, सारे वोकेशन, सारे डिसिप्लिन्स, कोई भी आप मौज का कोई भी ज़रिया हो, नॉर्मली वो जो कानूनी जो भी काम हो वो सही होता है, वो सब बाइज़्ज़त होते हैं। तो वजह ये थी सोसाइटल प्रेशर। डिग्री भी मैंने ली, ग्रेजुएट किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर उसको परसू मैंने नहीं किया। और उसकी वजह ये थी कि कहते हैं कि घर वही होता है जहाँ पे आपका दिल होता है। तो मेरा जो दिल था वो म्यूज़िक की दुनिया में था, तो वहीं पे मैंने अपना घर बनाया। और अनफॉर्चुनेटली मैंने इंजीनियरिंग को परसू नहीं किया, बस मैंने इंजीनियरिंग काउंसिल में जाके तो अपने आप को एनरोल करवा लिया था, बस उसी हद तक मैं रहा। ताकि बंदा एनरोल हो, कोई बाद में कोई जरूरत पड़े तो इंजीनियरिंग उसके काम आ जाए, पेरेंट्स के आगे जरा कवर भी होता है। आप म्यूजिक में आए, क्योंकि वरना इतना जबरदस्त म्यूजिक कैसे क्रिएट होता फिर। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपने गायकी की बाकायदा जो तरबियत है वो किसी से हासिल की है या खुद से ही सब कुछ आपने सीखा ओवर द ईयर्स? यार म्यूज़िक की मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। हमारे स्कूल में पियानो की क्लास होती थी, पियानो टीचर होती थी, कुछ थोड़ा बहुत एक देसी वाली क्लास भी होती थी जिसमें सारे गामा वगैरह करवाते थे। लेकिन जो डेफिनेशन एक होती है ना, मैं उसके मुताबिक अताई हूँ। अताई कहते हैं जो कि फॉर्मल घराने से नहीं होता। सही है। मैं इस्लामाबाद में रहता था, वहीं पे पला बढ़ा, और F7-1 में
स्कूल रोड जिसको कहते थे पहले, वो भिटाई जी, रोड है, बिल्कुल। उसके अक्रॉस मेरे घर के सामने जना सुपरमार्केट थी, वहाँ पे एक दुकान थी बुक फेयर। उस बुक फेयर से मैं टीच योर सेल्फ बुक्स खरीदा करता था। टीच योर सेल्फ कॉर्ड्स, टीच योर सेल्फ कीबोर्ड, टीच योर सेल्फ वाह। पियानो, टीच योर सेल्फ सिंगिंग, टीच योर सेल्फ हाउ टू सेट अप अ स्टूडियो। तो मैं वो किताबें बड़े शौक से मैं वो ख़रीदता था, पढ़ता था और फिर मैं खुद ही सेटअप करता था, क्योंकि ये ज़माने हैं जब ये इंटरनेट और यूट्यूब और हाँ, ये सब कुछ नहीं सच था अभी। उतना आम क्या था ही नहीं। तो दोज वर द डेज़, एक्सप्लोरेटरी नेचर थी मेरी, क्यूरियोसिटी बहुत थी। तो टीचर सेल्फ बुक्स जो थे वो मेरे उस्ताद थे। हाँ, लेटर इन लाइफ वेरी काइंडली मेरे लेट फ्रेंड जुनैद जमशेद, उनके एक उस्ताद थे, उस्ताद मुख्तार साहब, ही रिसेंटली पास्ट अवे। तो एक आध महीना वो मेरे पास तशरीफ़ लाते रहे और उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। फिर मैंने किया क्या कि मैं चूँकि इतना ट्रैवल कर रहा होता था कि इतना रेगुलरली मैं वो अटेंड नहीं कर पाता था, तो मैंने उनकी जो भी वो सिखाते थे उसका एक निचोड़ मैंने कुछ कीबोर्ड के ऊपर, जिस तरह कहते हैं ना, रन्स, अप एंड डाउन रन्स और खरज, लो नोट्स की ये चीज़ें मैंने खुद प्ले करके तो अपनी हर डिवाइस में डाली, मेरे हर सेल फ़ोन में, हर जगह पे वो हैं। तो दिन के किसी भी टाइम प्रेफर्ड है कि निहारमू इन द मॉर्निंग, अदरवाइज अच्छा। दिन में किसी भी टाइम वो 11-12 मिनट की एक एक्सरसाइज है जिसको मैं रियाज बोलता हूँ, और वो मैं रोज़ करता हूँ। और मैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता हूँ, बल्कि आप मेरे से भी जो शौकीन हों उनके साथ भी शेयर करूँगा। परहैप्स मुझे एक यूट्यूब चैनल बना के उस पर उसको अपलोड करना चाहिए। बिल्कुल करना ऐसा ही चाहिए, करना क्योंकि चाहिए, देखिए ना, जिस बिल्कुल। तरह आपने तो वो टीच योर सेल्फ वाली किताबों से सीख लिया सारा सिलसिला, लेकिन अब यूट्यूब है, मुख्तलिफ वीडियोस हैं, वेबसाइट्स हैं, लेकिन सीखने वाले कम हैं। हाँ। जो खुद सीखें, ये बड़ी एक आपके अंदर वो जिसको कहते हैं ना एक जज्बा, बिल्कुल, जिसकी तरफ आप जाते हैं, आप अपने मंजिल की तरफ जाते रहते हैं, सिर्फ एक जज्बा ये और कभी कभी अवैस और फाखिर, आप लोगों को जाहिर है आप एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, आपने सीखा है, अपनी बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, बहुत सारी चीजें ठीक भी आपने की होंगी, तो आपके एक्सपीरियंस को सुन के लोग ज्यादा अमल करेंगे बजाय इसके कि मुझे लगता है कि वो किसी अननोन आर्टिस्ट को जिसको बहुत ज्यादा शौक से ना सुनते हो या जिसके साथ अपना कल्चरल फेमिलियरिटी ना हो, उस बात को समझना। अच्छा, एक और बात बताएं फाखिर, क्या तरबियत हासिल करके हर कोई गायकी का फन सीख सकता है, या फिर एक इंटरनल जो नेचुरल सिंगर होता है? हाँ, नहीं, मैं तो खैर क्या नेचुरल सिंगर हूँ, लेकिन क्या नेचुरल सिंगर्स होते हैं या तरबियत हासिल करके बन सकता है बंदा सिंगर? यार, नेचुरल तो सिंगर होता है, कोई भी म्यूजिशियन नेचुरल होता है, यानी ही इज़ अ बॉर्न म्यूजिशियन और ही इज़ नॉट अ म्यूजिशियन। आप एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो एक टैलेंट लेके आप पैदा होते हो, सिंगिंग का हो, म्यूज़िक का हो, आर्ट का हो, स्कल्पटर का हो, क्रिकेट का हो, जो भी हो, कोई भी चीज़ आप हो। उसको अपने स्किल को हॉर्न कर सकते हो, nurture आप कर अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, और वो तरबियत से होगा, ट्रेनिंग से होगा। तो ट्रेनिंग तो भले आप अताई हो मेरी तरह, या आप फॉर्मल घराने के हो, या कुछ भी हो, आप जितने मर्जी बड़े, आप माइकल जैक्सन हो, आपको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग ऐसी ही है जैसे एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस जब तक नहीं करता तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। और गला चूँकि एक मसल है, सिंगिंग की बात कर रहा हूँ, गला एक मसल है। अगर आप अचानक 100 मीटर स्प्रिंट करेंगे तो आपको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी तरह गला अगर रोज़ आपका ट्रेनिंग आप करते रहोगे, उसको प्रैक्टिस कराते रहोगे, तो यू विल बी एबल टू डू वेल, अदरवाइज यू विल रिमेन मीडियोकर। Absolutely right, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक गाना था, वैसे तो बहुत सारे मशहूर गाने मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं, अभी ऐसा ऐसा मैं बताऊंगी, लेकिन एक गाना था जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ, मिस्टर फ्रॉडिये। हाँ, अच्छा, ये तू किन्ना सेट बिल्कुल हाँ। वो था ना उनका गाना, और आपका गाना ये बहुत पॉपुलर हुआ लोगों में, अवाम में, यूथ में। इसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को कुछ बताएं, कौन था आपकी इंस्पिरेशन, कौन था माइंड में? बिल्कुल जी, हाउ कैन आई फॉरगेट, हमने मिस्टर फ्रॉडिये बनाया था, एंड मिस्टर फ्रॉडिये का नाम मैंने ही रखा था, साबिर ज़फ़र साहब के साथ मिलके हमने लिखा था, और इस गाने का नाम पहले कुछ और था। अच्छा। लेकिन वो डायरेक्टली काफ़ी पोलिटिसाइज हो जाता, कंट्रोवर्शियल हो जाता, और हम थे थोड़े डरपोक बच्चे थे, तो हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके फिर मिस्टर फ्रॉडिये किया, एंड फिर भी वो गाना बैन हुआ। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किया, लेकिन गवर्नमेंट चली गई, वो फिर उसके बाद दोबारा से फिर वो अपने ज़माने का वो पहला सोशो पॉलिटिकल गाना था। उससे पहले जालिब साहब और फैज़ ये सब लोग तो लिखते रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन गाने की हद तक पहला सोशो पॉलिटिकल गाना। बाकी सब गाने मेरे दोस्तों ने बड़े बड़े अच्छे गाने बनाए हैं, लेकिन ये मिस्टर फ्रॉडिये वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड फर्स्ट इन पॉप कल्चर,
1996 में ये सही। हमने रिलीज़ किया था। इसका ओरिजिनल नाम कोई और था, लेकिन फिर हमने अच्छा, घर के बारे में अब ये हम ओरिजिनल नाम और उसकी डिटेल नहीं पूछेंगे, हाँ। लेकिन ये गाना आया था 1996 6 में, मैं वही देख रही हूँ तो कि हुकूमत में 96 कौन में था। आया था तो कौन सी हुकूमत थी, अब ये लोग खुद अंदाजा लगा लें क्या था क्या बिल्कुल। हुआ था, और इस तरह बहुत होता था उस वक्त। तो इसमें कोई आज भी उसी हुकूमत के लोगों से आप पूछेंगे ना कि क्या था, तो वो भी हंसेंगे कि हाँ ठीक है भाई, होता था ये, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। बेसिकली पीपल्स पार्टी और PMLN And ये इनकी आपस में आपस उस में। वक्त जो है वो चल रहा था, एक पलड़ा था, हाँ। कभी एक कभी दूसरा, कभी एक कभी दूसरा, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती रहती थी। अच्छा, दूसरे गानों की तरफ आते हैं। आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है आपके सारे जो हिट गाने हैं उसमें से? यार जब आप कोई गाना बना रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सबसे अच्छी धुन यही है। हाँ। चूँकि मैं धुन खुद बनाता हूँ और म्यूज़िक भी ज़्यादातर मैं अपना खुद ही प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझे जब मज़ा आने लगता है तो उस गाने पे मैं फर्दर काम करता हूँ। अच्छा, मेरा एक गाना है काश हम जुदा ना होते। काश हम मुझे जुदा काश हम होते, सुनाना हाँ। होते। मुझे दिल ना लगे बहुत पसंद है। मुझे सारे यार अपनी क्रिएशंस आर लाइक योर बेबीज, आपके बच्चों की Exactly. तरह होते हैं आपके, जो आपका काम होता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे काश हम जुदा ना होते अच्छा लगता है, दिल ना लगे पसंद है। मुझे मेजर स्केल के गाने पसंद हैं क्योंकि वो मुझे मीठे लगते हैं। मुझे राग पहाड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे मिठास वाले मेलोडिक सूदिंग हाँ। प्रेडोमिनेंटली मेजर स्केल वाले गाने पसंद हैं। अगरचे मैं माइनर स्केल के गाने भी बहुत बनाए हैं, लेकिन मैंने एक और अक्सर हो गया मेरे से, लेकिन बाद में आई रियलाइज्ड हाँ। कि मैं अक्सर मेजर स्केल में गाना शुरू करके तो अच्छा। लिंक के फिर बाद माइनर में आ जाते हैं। उसका जो कोरस आता है वो मैं माइनर स्केल में चला जाता था एंड वाइस वर्सा। जैसे माही वे एक गाना है मेरा, हाँ। तो उसको मैं माइनर स्केल में शुरू करता हूँ और फिर लिंक के बाद जब कोरस में जाता हूँ तो वो मेजर स्केल में चला जाता है। तो आई डिड दैट अ लॉट एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये शायद कैचीनेस थी और गाना शायद उसकी वजह से भी कामयाब होता हो। खैर ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, आई डोंट वांट टू बोर यू विद दैट। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल है Shifting बड़ी की है हाँ। अच्छा, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है और 14 अगस्त को सितारा इम्तियाज़ का भी ऐलान किया गया। तो जब ये ऐलान हुआ और जाहिर है पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मिलना, फिर अब सितारा इम्तियाज़ का मिलना, हाउ डज इट फील इस लेवल तक पहुंच जाना? जनाब, मैं भी उन सब पाकिस्तानियों में शामिल हूँ जो कि कहते हैं कि यार ये अवार्ड तो अपने लोगों को दे देते हैं, बंदर बांट होती है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं ना तो कोई सरकारी हाँ। लोगों के कोई इवेंट्स करता हूँ, ना वो मुझे बुलाते हैं, ना मैं कभी जाता हूँ, और TCVC करना अपनी आदत ये है। क्या बात है। जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से मुझे मिला था तो मैं न्यूयॉर्क में था उस वक्त, और मुझे किसी ने कहा, उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं थी, तो मेरे रोमिंग वाले फ़ोन पे somebody texted me कि, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। 2 दिन बाद फिर कंफर्म हुआ कि हाँ जी मिल गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। दैट वाज 16-17 years ago। और अभी वही रिपीट हुआ जब मैं भी एक इवेंट करके आ रहा था मुल्तान से कराची। 14th को मैं दोपहर को पहुंच रहा था, तो जब मैं लैंड किया तो मुझे एक मेरे दोस्त का मैसेज आया एंड फिर मुझे तब भी यकीन नहीं आया। फिर से एक वो फोल्डर चल रहा था कि जिसमें नाम थे, तो आई वाज हैप्पी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, जहाँ पे सिफारिश से चीज़ें होती होंगी, मंजूर नज़र लोगों को नवाजा जाता होगा, लेकिन वहीं पे रियासत में और इस मुल्क को चलाने वाले लोग जो हैं उनमें कोई ना कोई लोग हैं जो कि नज़र रखते हैं कि कौन डिज़र्व करता है और किसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम काम किया है, और राइट टाइम के ऊपर वो उसको फिर ये ऑनर दे देते हैं। तो इसलिए इस बार दोबारा मेरा रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर फिर से मेरा एक वो क्या कहते हैं दोबारा ईमान, फेथ जो है हाँ, वो रीस्ट्रेंथन हुई है कि लोग हैं जो इस मुल्क को चलाने वाले जो कि ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, और इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स ना। बिल्कुल, कुछ लोगों को जाहिर है उस तरह से मिलता होगा जिस तरह से आपने निशानदेही की है। हमें मिलना है तो फिर ऐसा ही मिलना है ना, कोई सिफारिश होगी कुछ होगा नहीं, जरूरी थोड़ी है तो ऐसा ही मिल जाएगा टैलेंट की बुनियाद पर, तो ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने सिंगिंग इतनी ज़्यादा की तो वो ज़्यादातर होता था कि सिंगर्स को एक्टिंग की भी ऑफ़र हो रही थी उस ज़माने में, तो आपको भी एक्टिंग की ऑफ़र हुई? यार एक्टिंग की बहुत बार ऑफ़र हुई है मुझे, लेकिन इस शक्ल के साथ अब क्या एक्टिंग करनी है। और अब तो यार जवानी में मैं भी कर लेते कुछ, लेकिन अब इस उम्र में इस उम्र में हाँ एक्टिंग की थोड़ी सी, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, एक्टिंग की थोड़ी सी अगर ठरक थी भी तो अच्छा। मैंने अपने म्यूज़िक वीडियोस के हवाले से पूरी कर दी, हाँ। उसमें कोई ना कोई रोल कर लिया। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई म्यूज़िक वीडियो बनाऊँ, जो कि मैंने बड़े अरसे से बनाई कोई नहीं है, एंड वेरी सून आई विल बी एम्बार्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, 2-3-4 वीडियोस अभी करूँगा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत सा जमा हुआ है। तो उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सिर्फ थोड़ा बहुत लिप सिंक गाना गा लूँ और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं
उनमें से मैं कैरेक्टर का कोई रोल प्ले ना करूं, वो कोई ना कोई और ख़वातीन हज़रात मॉडल्स जो हैं वो करें एक्टिंग, मैं एक्टिंग ना करूं बस सिर्फ गा लूं। सही है, ठीक है। अच्छा, एक तो एक्टिंग का था, हालांकि हम आप सबसे सवाल पूछते हुए आई एम श्योर अवैस के माइंड में ये था कि अगर थोड़ा सा भी खुश शक्ल एक्टर वो हो सिंगर तो उसको ऑफर्स आती हैं। ये अवैस कहना चाह रहे थे, अवैस ने मेरा ख्याल है ये जुमला नहीं कहा, शक्ल तो अच्छे खासे हैं माशाल्लाह। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अच्छे खासे खुश शक्ल, और फिर आपने आगे से उन दोनों ही बातों की खुद ही नफी कर दी कि भाई नहीं थोड़ी तो शक्ल हो, उम्र हो गई है, तो पता नहीं आप कौन से फेज में फाखिर साहब। अब कम बैक टू द रियलिटी। और प्लेबैक सिंगिंग के साथ मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी आप को मतलब कोई ऐसा हुआ कि गाना चाहेंगे, कौन ऐसा है जिसके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे, और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आर्टिस्ट का नाम जो है वो बताइए। यार प्लेबैक सिंगिंग मुझे एक बार ऑफर हुआ था, एक गाना बहुत पहले अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन मैं यूएस का टूर कर रहा था तो वो मैं अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सका। करनी चाहिए थी, गाना भी वो काफ़ी मकबूल हुआ उसके बाद, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई प्लेबैक सिंगिंग नहीं की है सच, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर कभी सोचा भी नहीं है। मुझे कोई ख़ास शौक़ भी नहीं है प्लेबैक सिंगिंग का कि मेरी आवाज़ किसके ऊपर हो। हाँ, कुछ प्लेस के अंदर मेरी प्लेबैक सिंगिंग OSTs जिनको कहते हैं, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, वो मैंने कुछ ड्रामों के काफ़ी गाने बनाए हैं, तो वो कुछ लोगों के ऊपर फिल्माए गए हैं पाकिस्तानी, तो वो अच्छा लगता है, कभी कभी अननेचुरल भी लगता है, लेकिन ठीक है, मे बी मेरी प्लेबैक सिंगिंग के लिए आवाज़ शायद इतनी सूटेबल ना हो, हु नोज़। सही, ठीक है, वो आपको लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन ये कि अगर हम बात करें प्लेबैक सिंगिंग की, हमने कर ली एक्टिंग की, सिंगिंग की, सब कुछ कर ली, अगर बेगम को डेडिकेट करना हो आपने गाना, तो उसके लिए आप बस वो क्या गाना होगा जो आप अपनी बेगम को डेडिकेट करेंगे? जिया ना जाए वाह वाह वाह, तेरा बन साथिया, यादों में तू है रात दिन साथिया, लेकिन जो आपके साथ हो उसके लिए ऐसा गाना तो नहीं गाएंगे ना, उसके लिए कुछ और गाएंगे। सही, क्या बात है। अच्छा, साथ की अगर हम बात करें तो हारून और आपकी जो जोड़ी थी वो उसको जुदा हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये है कि बड़ा पॉपुलर हुई वो जोड़ी और लोगों ने आप दोनों को बड़ा साथ भी बहुत पसंद किया और फिर अलग अलग भी बहुत पसंद किया। मतलब वो जो एक फ़ैन फॉलोइंग थी वो बैंड की भी थी और फिर इंडिविजुअल सतह पे भी थी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि काश हम जुदा ना होते, कभी अलविदा ना कहते। यार हर उरूज को ज़वाल है और जो चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे तो आना है। ग्रेविटी भी यही कहती है, ग्रेविटी के लॉ भी ये कहते हैं। बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा, हमने म्यूज़िक इकट्ठे शुरू किया, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, मैंने हारून से बहुत कुछ सीखा। ही इज़ अ wonderful human being, a wonderful artist, an excellent performer, और I'm sure he also may have learned a few things from me. तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और अक्सर लोग हमें रियूनियन के लिए काफ़ी इसरार करते रहते हैं। अगर कभी मौका आया और अगर बहुत देर ना हो गई हुई तो हो सकता है कि कभी हम कुछ शोज़ के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हों दोबारा, लेकिन यादें बहुत अच्छी हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हारून एंड मेरा एक बहुत अच्छा और पुराना और बहुत प्यारा दोस्त है। ज़बरदस्त, वाकई हम सब भी फॉन्ड हैं उनके, और आप दोनों ने साथ जो जादू जगाया है, हम चाहेंगे वो बड़े बड़े बैंड्स के रीयूनियन होते हैं ना, बैंड के रीयूनियन चाहिए। और ए जवां तो मेरा इन दोनों का जो इकट्ठा जो सॉन्ग था उसमें ये ए जवां फेवरेट है। बिल्कुल। अच्छा, जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि आपने कहा कि भाई आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स की चाहत की वजह से आप इंजीनियरिंग की तरफ आए, तो पाकिस्तान में वालिदैन बच्चों को सिंगिंग की तरफ आने से तो रोकते हैं, तो ऐसे वालिदैन को क्या आप मैसेज देंगे और यूथ जो है उसको क्या कहेंगे? मैं यूथ के पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरा भाई जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, और हम सारे ही वी कम फ्रॉम अ रेगुलर पाकिस्तानी फैमिली जहाँ पे ये म्यूज़िक शोबिज़ वगैरह का कोई इतना कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने स्टैंड लिया, मुझे अच्छा लगता था ये करना, एंड डिग्री के बाद फिर मुझे खुली छुट्टी मिल गई। तो यूथ के लिए ये है कि आप अपनी पढ़ाई ज़रूर मुकम्मल करें, अपनी हॉबी को हॉबी के तौर पे ट्रीट करें और फिर किस्मत जहाँ पे ले जाए। और पेरेंट्स से मेरा ये इल्तमास है कि ज़माने चेंज हो गए हैं, दुनिया खुल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब दौर आ गया है, इसमें रिपीटेटिव जॉब्स जो हैं वैसे ही उन्होंने ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल। तो बच्चा आपका अगर एक्सेल करता है आर्ट में, क्योंकि आर्ट के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं है, आर्ट के बगैर दुनिया एक जंगल है।
अगर आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर ये चीज़ें नहीं होंगी तो दुनिया इनकम्प्लीट रहेगी, दुनिया गंवार रहेगी, जाहिल रहेगी। तो अगर आपके बच्चे अगर आर्ट में प्रॉस्पर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके पास टैलेंट है, तो प्लीज़ उनको खुदारा इनकरेज करें और मत सोचें जो मुआश होता है अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला पैसे देता है, अल्लाह ताला रोज़गार देता है, इसकी आप फ़िक्र ना करें। जब वो अपने काम में, अपनी लाइन में एक्सेल करेंगे, अच्छा जाएंगे, नाम बनाएंगे, पैसा खुद ब खुद फॉलो करेगा उनको। बिल्कुल सही बात है। किसी भी काम में आप हों नसीब तो पैसा आ जाता है आपके पास, आप अपने काम में बेहतरीन बनने की कोशिश करें, बिल्कुल, फिर पैसा आने से नहीं रुकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि हम वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त और जाहिर है आपका तमगा भी, सितारा भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने तो पहना भी ग्रीन है, अवैस ने भी फिरोजी का टच दिया अच्छा खासा। तो जाते जाते अगर आप हमारे नाजरीन के लिए वो ए जवां मिली नगमा अगर सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। 1997 में पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी और अभी 75 हो गई, तो देख लें कोई 25-26 साल पुराना गाना हमने बनाया। और अगर इसकी वीडियो आपने देखी हो तो बूरबन में हम लोग भी, आप बच्चों की तरह हम लोग भी उस ज़माने के लिहाज से जो डांस कर रहे थे उल्टा पुल्टा मुझे तो खैर आता नहीं, अगर 2 लेफ्ट फीट तो मैं बड़ी मुश्किल से कर रहा था, हारून अच्छा करता है। तो ए जवां का वीडियो था, इट वाज ऑल अबाउट डांस एट दैट टाइम। तो आप यूथ, बल्कि जवान, मेरी उम्र के लोग, बड़े लोग भी, सब हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, मुश्किल खुद पे रो पड़े गर हम जाएं जम कहीं, रश कब करेगा सारा ज़माना जब तक रहेगा जहां, ए जवां जीते तेरा निशान, ए जवां मंजिल है आसमां, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि अगर आप मुश्किल से हार मान जाएंगे तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी ख़त्म। अगर मुश्किल के आगे जम के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मुश्किल तेरी ऐसी की तैसी, हमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो बस फिर कामयाबी आपके कदम ही चूमेगी। बिल्कुल, वाकई बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। फ़ाखिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे सर, थैंक यू सो मच। और वाकई हम वो चले गए 90s में, चले गए सेगमेंट के हवाले से यही कह सकते हैं कि हम चले गए 90s के अंदर। हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज ऑफ दोस टाइम्स, आपके कॉलेज की, स्कूल की, फ्रेंड्स की, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के ट्रिप्स की, वो सारे इनके गानों से हमें आहिस्ता आहिस्ता एक करके याद आते गए। ज़बरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू फ़ाखिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी कल, और पाक पतन में हमने देखा कि एक बेटा था जो कि अपने बाप पर तशद्दुद कर रहा था। मामला जायदाद का था। क्या ऐसी वजह होती है कि हम इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि वो शख्स जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा दर्जा रखता है, हमारा बाप, उसके साथ हम इस तरह करना शुरू कर दें? वो जो वालिद साहब हैं जिनके ऊपर वो तशद्दुद हो रहा था, गुलाम रसूल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी गुलाम रसूल साहब, ये क्या मसला था? क्यों आपका बेटा आपके ऊपर तशद्दुद कर रहा था? बस ज़मीन का मसला था पापा जी, बस, और कुछ कोई मसला नहीं था। बस मेरी बीवी जो है उसके साथ मिल के वो मतलब है मेरे से ज़मीन छीनना चाहते हैं, और कुछ कोई मसला नहीं था। तो वो फिर अब क्या हुआ? हाँ, तो जी अब तो उसका क्या हल निकाला पुलिस ने? अभी तक तो वो कल रिमांड में मिला है उनका, अभी वो मतलब हवालात में ही है। बाबा जी मैंने उनके लिए अच्छा, बहुत तो मेहनत की। आपके पास जो जायदाद है, जो भी जमीन है, वो आपने अपने बच्चों के नाम कर दी है या नहीं की है? नहीं, मैंने नहीं करनी, ना देनी है उनको, ना करनी है, कुछ नहीं करना उसके। फिर अच्छा, फिर किसको देनी है? बाबा जी मैं किसी को, जब तक जिंदा हूँ मैं किसी को भी नहीं देता, मैं खुद खाऊंगा,
मेरे पास है अपने क्या पास जब सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपको इस मसले का क्या हल नजर आता है? अगर वो हवालात से छूट जाते हैं और आपसे अगर आके माफी मांगने की कोशिश करें तो आप माफ कर देंगे, या आप चाहेंगे कि जो सजा कानून के मुताबिक उनको मिलनी है वो मिले? मैं अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज़ है, जब इंसान जो है ना उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ही वो वसीयत कर देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन तो ये कि अगर वो वसीयत नहीं हो रही है, इसका आपने या ये नहीं की है कोई? हेलो, जी, वसीयत की है या नहीं? नहीं कोई भी चीज नहीं मैंने की अभी तक। नहीं, मेरे ख्याल में आवाज़ जो है बाबा जी से हमारी बात सही तरीके से हो नहीं अच्छा नहीं हो नहीं की, वो पा कह रही। रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब, आपने वक्त दिया और बताया कि ये क्या मामला था। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इलेक्शंस की जो गहमा गहमी थी, वो गहमा गहमी में थोड़ा सा डिले आया हुआ है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि इलेक्शंस कब आना है, कब होना है, कब हमें वोट डालने का हक मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं, उनकी वापसी की डेट्स के हवाले से भी चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अब वो अक्टूबर में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और मसला है, वो मसला है बिजली के बिलों का, और आवाम जिस तरीके से बाहर निकल रही है, हर जगह पर एहतजाज हो रहे हैं, और जो निगरान हुकूमत है वो इस मसले को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग्स तो कर रही है, लेकिन वो मीटिंग्स किसी तौर पर कामयाबी की तरफ नहीं जा रही हैं, और वो तमाम मीटिंग्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर वो फैसला नहीं हो पा रहा। ये मामला क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसकी तरफ कोई हल निकाला जा सकता है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं बहुत सर? शुक्रिया ठीक ठाक सर। हैं? जी ठीक आपका बिल कितना है? जी आजकल हम सबसे ये पूछ रहे हैं। जो मिलता है मुझसे पूछ रहे हैं बिल कितना है, कि इतने शदीद बिल। नहीं, मेरा बिल कम आता है। अच्छा, जी ठीक वो है। क्यों? मैंने सोलर लगाया था 10-12 साल में। अच्छा, इज इट इफेक्टिव? वैसे ये भी जी, बताइए। जी। सोलर का जो पे बैक होता था उस जमाने में वो अच्छा नहीं था, 8-10 साल लगते थे। अब जो बिल्स आ रहे हैं, अब जो बिजली की कीमत है, अब मेरा ख्याल है तकरीबन जो एवरेज यूजर है वो 3.5 साल में अपनी रिकवर investment रिकवर कर कर लेगा। हाँ, चलें, सही से फिर बाकी 22 साल आप फायदा एंजॉय सुख- 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 सुख लेकिन का ये साथ हुआ में। क्या, ये मसला क्या हुआ? क्योंकि हाँ। देखें, हम कल भी अपने प्रोग्राम में एक नेपरा के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी जो हमने IPPs का सिलसिला शुरू किया था वहाँ से इस खराबी की बुनियाद पड़ी है। क्या वाकई ऐसा ही है? तो फिर ये खराबी की बुनियाद फिर नेपरा हुआ ना। हाँ, जो असल तो- रेगुलेटर है उसको ये नहीं regulator पता तो कि वही है। मसला है क्या। हाँ, हमारा मसला ये है कि हमें मसले का पता नहीं है। आप आइडेंटिफाई करें सर हमारे लिए मसले का। नहीं, मसला कोई एक चीज़ नहीं है। मसले में आपको बहुत सा रिफॉर्म करना था। आप मालिक थे बिजली के, अब आपने बेचना शुरू किया, तो आप रेगुलेटर बनना चाहिए था आपको, इफेक्टिव रेगुलेटर, वो आप नहीं कर सके। अच्छा, फिर आपने डिस्कोस बेचे नहीं। हाँ, हुकूमत बिजली बनाती है, डिस्कोस को देती है, तुम इसको बेच दो, इस कीमत नेपरा देता तय कर है, ये लेगा। बिल होगा, यानी पर यूनिट ये कॉस्ट होगी। वो पैसे पूरे रिकवर कर नहीं पाते जो डिस्कोस है। जो डिस्कोस है, वो पैसे कम देते हैं, ये सर्कुलर डेट बन जाता है। बिल्कुल सही सही है। है। ये जो आप बिल देख रहे हैं ना, इसके अलावा एक 500 अरब के करीब हर साल एक अजाफी हुकूमत पे बोझ भी है। जी, ये आप पे तो बोझ है ही है। ये बिजली की कीमत क्यों बढ़ी है? 2000 पिछले 8 साल में आपकी बिजली की जो कंजम्पशन है वो 50% बढ़ गई है। ठीक। आपने प्रोडक्शन भी बढ़ाई, वो भी बढ़ाई, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आई। उसकी वजह से आप जो बिजली के प्लांट लगे थे वो अब सारे ऑपरेट नहीं कर पाते। जो आपने तकरीबन 7 बड़े प्लांट लगाए थे, 3 कोल के थे, 4 LNG के थे, वो नहीं चलते। उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स आपने देनी है। ठीक है, जब आप किसी को कहते हैं यार तुम आगे प्लांट लगाओ, दुकान खोलो इधर, आप हाँ, उसको सही। पेमेंट तो करनी है ना। बिल्कुल। अब ये नहीं कह सकते कि मैं बिजली की खपत नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो आपने देना है। अब इनमें से 4 हुकूमत के अपने हैं, सही। अगर कुछ रिलीफ देना चाहते हैं तो उनकी कम से कम कैपेसिटी पेमेंट रोक दें कुछ अर्से के लिए, कर सकते हैं ऐसा। कर सकते हैं। उसको स्टैगर कर दें, आगे कर दें। आपके अपने प्लांट्स हैं, वो चल नहीं रहे आजकल।
अच्छा। चलते नहीं है क्योंकि गैस ही नहीं हमारे पास। सही है। दूसरा आप ये कर सकते हैं, जो अभी इमीडिएट रिलीफ की बात है ना, रिलीफ हुकूमत कोई कर्जा नहीं ले सकती, हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं दे सकती, आपका बिल माफ़ नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो कुछ वो करेगी वो 24% सूद पे पैसा लेकर करेगी, उसका वसाइल भी नहीं है, और वो IMF के जो प्रोविजन उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी। तो दोनों तरफ से आपको मार पड़नी है। तो इनका ये करें कि आप जो अभी बिल्स हैं इनको आगे डेफर कर दें और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जब बिल कम होते हैं बिजली के, वहाँ पे ऐड कर दें। लेकिन अब प्रॉब्लम एक ये है कि हमारे मुल्क में गैस की भी शदीद शॉर्टेज है। इवन गर्मियों में गैस जो है वो चूल्हों से गायब हो जाती है अक्सर बड़े बड़े इस्लामाबाद के भी सेक्टर्स में। तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट भी अब बिजली से जाहिर है अपने जो अगर हीटर वीटर होंगे, अगर जो हमें थोड़ा किफायत शारी से भी काम लेना पड़ेगा। ये जो हम सारा दिन पानी गर्म करते हैं ये नहीं कर सकेंगे, यकीन कर लें। अब गैस भी महंगी होगी, गैस भी सस्ती इस कीमत पे आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी गैस तो कम होती जा रही है। बिल्कुल। तो आपको अब इम्पोर्टेड गैसेज उसके अंदर शामिल करनी पड़ेंगी, उससे कीमत बढ़ जाएगी पर यूनिट। तो ये एनर्जी सस्ती नहीं होती, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो डॉलर का है। हाँ। बिजली डॉलर में है, उसकी कैपेसिटी चार्ज भी डॉलर्स में है, उसका जो फ्यूल है वो डॉलर्स में है। तो जब डॉलर 105 से 305 पे चला जाएगा तो इम्पैक्ट हर चीज पे आ उसका जाएगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट डॉलर का है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट फैसले कर रही होती है। अब मिसाल के तौर पे निगरान हुकूमत बैठ तो गई है कि बिजली में किसी किस्म की रिलीफ आवाम को दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ कल की मैं खबर देख रही थी कि टोल टैक्स जो है वो आवाम का, वो इस्लामाबाद टू लाहौर जो है वो बढ़ा दिया। अब अगर टोल टैक्स बढ़ गया तो जो आम कंज्यूमर्स हैं या आम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी गाड़ियों के किराए बढ़ा देंगे। अभी पेट्रोल बढ़ना बाकी है सितंबर के 1 को, जो कि कह रहे हैं कि इम्कान है वो बढ़ेगा। उससे पहले गवर्नमेंट एक तरफ बैठी है कि बिजली के रेट में कुछ रिलीफ दे दें, दूसरी तरफ उन्होंने टोल टैक्स बढ़ा दिया। तो ये टोल टैक्स कोई आम रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है जिसने बढ़ाया, ये तो हुकूमत का इदारा है, उसने ये फैसला किया। ये इस किस्म के फैसले थोड़े अरसे के लिए रोके नहीं जा सकते? ये रोके जा सकते हैं। देखिए, जो पेट्रोल का मामला है, आपको इस मामले से निकलना चाहिए। हुकूमत के बस में नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस को कंट्रोल कर सके, ये मार्केट पे बेस्ड है। आप इसको डीरेगुलेट कर दें, वहाँ पे आवाम को बेहतर प्राइसिंग मिलेगी, कंपेटिटिव माहौल होगा, लोग मेहनत करके लाएंगे। अभी तो विंडफॉल प्रॉफिट्स भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, निज़ाम सारा डिस्टर्ब रहता है। आप ये देख लें, जो 95 जो वी पावर जिसे कहते हैं, आप इसकी प्राइसिंग ज़रा देखें क्या है कंपेयर टू जो गवर्नमेंट की प्राइसिंग है। जब 250 था पेट्रोल, वो 312 पे थे। बिल्कुल। जब पेट्रोल 272 पे हुआ, वो 297 पे आ गए। ये पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा, वो 15 रुपये कम हो गया। जब हमारा पेट्रोल 292 पे गया तो आज वो 307 पे है। यानी जो डिफरेंशियल था 35 रुपये से ज्यादा का, 14-15 रुपये रह गया, वो आप 15 रुपये पे आ गया। ये मार्केट के डायनामिक्स हैं, इससे आप निकले। इस तरह बिजली के मामलात में आपको बहुत पहले ही प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था डिस्कोस को। तो अब ये जो निगरान हुकूमत कह रही है कि हम सुबह को दे रहे हैं डिस्कोस, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हल नहीं होगा। आप किसी और की वहाँ और तबाही हो जाएगी, ब्लेम शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली। बिकॉज सूबों में कैपेसिटी नहीं है इनको चलाने की। तो ये वही वाला करप्शन का माहौल ज्यादा है। हेल्थ और एजुकेशन हमने सूबों को दे दिया जी, तो वो कुछ का कुछ हो गया नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप उनको मसले को हल करके दें ना। आप मैं 500 की जो चोरी हो रही है, यानी चोरी जो भी उसको कहें, वो आपको कम पेमेंट करते हैं, वो कहाँ से आएगी? आप सुबह के पैसे काट लेंगे, ठीक है, सुबह के पैसे काटेंगे तो कहाँ कम होगा? हेल्थ, एजुकेशन ये कम हो जाएगा, वेलफेयर ये कम हो जाएगी। सुबह क्या करेंगे? बाजार से कर्जा लेना शुरू कर देंगे, तो कर्जा तो फिर आ गया। हाँ, घूम फिर के बात तो वही घुमा के टोपी घुमाई और अपने आप से हटा के सूप में डाल दिया। मुल्क पे इम्पैक्ट हो ही आएगा। आप मसले को हल करें और जो कंज्यूमर है उसके ऊपर मसले को प्राइवेटाइज करें। इसका और कोई हल नहीं है। डिस्को उसको प्राइवेटाइज करें। आपके सामने एक मॉडल मौजूद है के इलेक्ट्रिक का, लेकिन वहां भी तो हालात बुरे हैं, तो आप पे बोझ तो नहीं है ना। जो कंज्यूमर पाकिस्तान में कोई बोझ नहीं है ना, लेकिन कंज्यूमर पर तो है। कंज्यूमर की प्राइस आप बनाते हैं, वहां भी निकले उस मामले से। सारे पाकिस्तान में आपने एक प्राइस रखी हुई, उसमें आप नहीं कर सकते। सही के इलेक्ट्रिक वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वो अपनी जनरेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल इजाजत दें जनरेशन करने की, वो सस्ती जनरेशन करेंगे, लोगों को बिजली बेचेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। ये एक दिन का हल नहीं है, वक्त लगता है, लेकिन ये शुरू होना चाहिए था, हमने नहीं किया। अभी भी शुरू कर दें, बात बन जाएगी। सही, फौरन शुरू करने की बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं ज़रा ये सियासी मामलात की तरफ कि ये जो हमारा इलेक्शन वाला मसला है, जो ज़ेर इल्तवा इलेक्शंस जिनको मैं कहूँ, ये कब तक
आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जब तक डिलिमिटेशन, हल्का बंदियाँ, ये सारे मामला नहीं होते, वो तो तकरीबन मुझे लगता है कि तकरीबन 6 महीने तो लगाएंगे ये मामला, या कोई ये जल्दी हो सकता है? आपका कौन सा महीना सारा है? मुल्क रुका हुआ है, हाँ, बसमेत मीडिया एंकर मंगल वाला और शिफा एंकर। यूसुफ जई के सब यही पूछते हैं इलेक्शन। अच्छा, अब मजे की सबसे अजीब बात ये है, लोग अक्सर ये कहते हैं इलेक्शन होंगे ही नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं। ये बड़ी खराबी है। जिस मुल्क में आम आदमी ये कहना शुरू कर दे, उसका एतमाद ही उठ Perception, जाए हाँ। इलेक्शन से कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। तो ये अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक डेट दे दे। नहीं, लेकिन सर ये इधर एक चीज ध्यान में ये भी रखिए कि सिर्फ आवाम ही नहीं कह रही, अब तो एम्बेसडर्स और जो हमारे डिप्लोमेट्स वगैरह पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो यहाँ पर मिशन पे आए हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को ये कहना शुरू कर दिया। कल मैं ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ी थी बल्कि आज सुबह, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ नहीं जाता तो हमारे टाइज आपस में विल गेट सावर। जी, वो उनके मसाइल हैं, वो भी हम अवाम से ही सुनते हैं ना। जब आम ज़बान खल की होगी, इलेक्शन नहीं होना, हर आदमी कहता है। तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है इस एतमाद को बहाल करे, कोई डेट दे दें। उनको टाइम लग रहा है, डिलिमिटेशन होनी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, सही वक्त है। लगेगा। 4.5 महीनों ने खुद कहे थे। उसके बाद 1-1.5 महीना सर्दी की शिद्दत है, जी हाँ, बिल्कुल, फिर नहीं हो 35-40 सकेगा। हल्के इफेक्ट हो जाते हैं पाकिस्तान में। आप This goes to मार्च के March। पहले हफ्ते में रख दें इलेक्शन, आज ही डेट अनाउंस कर दें, ताकि ये भाम खत्म हो जाए। तो ये जो बाकी पार्टीज, जो जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में करवाओ, अब शामिल तो हो गए क्या उन्हें वैसे। नहीं पता कि ये चीज पॉसिबल नहीं उनको है? पता होना चाहिए, तो सियासत भी तो उन्हें खेलनी है ना। तो वो एक बात का मोमेंट, पता भी है, पता है बिजली महंगी है, क्यों हुई है, हाँ, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। सारे हुकूमत में रहे हैं, कौन सी जमात हुकूमत में नहीं रही? आज बात करें ना, अवाम को बताएं क्यों बिजली महंगी है। सबसे आसान हो जी आईपीपी क्या था? आईपीपी आपने कागज दिया, ये पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर दो, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया। एक और कागज दिया, ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, साइन कर दो। फिर कहा जी ये आपको हम पैसा देंगे, जितनी बिजली आप बनाएंगे ये उसके पैसे हैं, जब बिजली हम नहीं आपसे खरीदेंगे तो ये पैसे तो भी देंगे। पैसे देंगे ये वाले। ये हुकूमत पाकिस्तान ने नंबर्स दिए, उस आदमी ने नहीं दिए। अब उन्हें कहते हैं तुम चोर हो, तो कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? इसलिए अगर आपको नेपरा का ऑफिशियल ये कहता है कि गलती आईपीपी से लगाना था, हाँ, ठीक है, तो फिर आप खुद ही सोच लें। अच्छा, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा साहिवाल में प्लांट लगाने के बजाय कराची में लगाया होता तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बच जाती। वो उस प्लानिंग को भी उनको क्वेश्चन कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट की इन्वेस्टमेंट का पता है? आज आप सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी बिजली नॉर्थ में होती थी, साउथ जाया करती थी। अब आपकी बिजली साउथ में है, नॉर्थ आने की आपके पास Cost। कैपेसिटी नहीं है, उसकी एक कॉस्ट है, और उसके अंदर और भी स्टेबिलिटी के बड़े इश्यूज आते हैं। चले जब और वो कोई इतना बड़ा उसका अगर आप सारे मजबूरी तौर पर इम्पैक्ट देखें, वो चंद पैसे का इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ये कहते हैं नहीं ट्रांसपोर्ट करना जो था, ओवरऑल बिलिंग, सही है। हाँ, लेकिन अब जब जब- वो जब- 18 रुपए से अगर हम देखते हैं कि बिजली की फी यूनिट जो है वो 18 रुपए हुआ करता था 1.5 साल 2 साल पहले, तो वो अचानक 65-60 कैसे आ गया? मतलब ये अभी इससे 1 साल में किस नहीं चीज के पैसा कोई था टैक्स नहीं, लगे सर हैं क्या? 34 पे बिक रहा है, 34 पे है। फिर आपने जो बहुत सस्ती बिजली देते हैं वो आपको खत्म करनी पड़ेगी। उन लोगों को आप थ्रू बिल Taxes add होके basically बनता है ना, सब्सिडी दे fee दें, unit। कैश दे दें, वो खुद जो मर्जी बिजली इस्तेमाल करें, जो भी करें। बहुत सी एनॉमलीज निज़ाम में हमने बिल्ड कर दी है, इसको कॉम्प्लिकेट कर दी है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इलेक्शन की तारीख जब भी आती है, उस पर आते हैं दोबारा, क्या बयानियाँ लेकर आएगी नून लीग? क्योंकि अभी एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला चल रहा है कि उन्होंने वापस आना है नहीं आना है, अक्टूबर की अब गालिबन डेट आई है, तो वो बयानिया क्या होगा जिसको लेकर चलेंगे? क्योंकि वो जो पिछले 16 महीने वाला जो एक बयानिया था कि हमने रिफॉर्म्स करने हैं, टर्न अराउंड करना है, वो तो इस महंगाई में पब्लिक नहीं मान रही। हाँ, डिफ़ॉल्ट से बचाने का वाला जो एक था कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, वो मुझे नहीं पता कितना कामयाब होता है। जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो पार्टी के सदर भी हैं, वो अवाम को बताएंगे कि किस तरह क्या मुश्किलात थी, क्या तकलीफ़ात थी, क्या हमने फ़ैसले किए हैं, क्यों आप पे बोझ पड़ा है। यही आप कर सकते हैं, इसके अलावा तो आप कर नहीं सकते कुछ। आपने अपना एक बयानिया यही होगा ना कि हमने क्या किया मुल्क के लिए, उसकी यकीनन मुश्किलात हैं, और जो अगली हुकूमत आएगी वो भी कोई पहले दिन से रिलीफ नहीं दे पाएगी हो ना, नहीं सकता, बिल्कुल। बल्कि मुश्किलात में इजाफा ही होगा। ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हमने बुनियादी तब्दीलियाँ की नहीं, हम सब बैठे रहे। वो लेकिन इतने कम वक्त में पॉसिबल थी वो बुनियादी एक दिन तब्दीली। में भी पॉसिबल होती हैं। आप चला देते हैं ना निज़ाम को, चला 16 महीने बहुत होता है, उससे पहले 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब बैठे उनके रहे। पास भी बहुत थे। हाँ, ये आज के मामलात नहीं, बड़े अरसे से ये मामलात को आपको दुरुस्त करना चाहिए। हमने आंखें बंद रखी, इन चीज़ों को सही नहीं किया, तो आज आप उसकी कीमत अदा कर रहे हैं।
जो चीज़ कामयाबी से हुई, जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमे कामयाबी से ख़त्म हुए हैं, बाकी कोई चीज़ कामयाबी से नहीं हुई। नहीं, मुकदमे कौन से खत्म हुए? मुकदमे उन पे थे ही नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन थी जो FIA कर रहा था, वो पहले भी नैब खत्म कर चुका था। तो एक तो नैब रिफॉर्म, हालांकि करना ही चाहिए था, नैब को खत्म करना चाहिए, वो आपने छोड़ दिया, आज मुल्क चलता नहीं है। अब वो फिर करेंगे, अभी पीपल्स पार्टी के 60 लोगों के ऊपर उन्होंने तहकीकात करने का आगाज किया। बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, कल हमने PMLN के कोऑर्डिनेटर को लिया हुआ था लंदन से, अमजद साहब। उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने कहा कि पहले हम ये कहते थे कि साहिर मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो तबीयत जब ठीक होगी तो ही वो आएंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन उठा रही है पीपल्स पार्टी भी, ये कह रही है 15 अक्टूबर की डेट भी शायद मियां साहब और आगे कर देंगे, नवंबर तक चली जाएगी, वो नहीं आएंगे अक्टूबर में। तो उनसे जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा अब जो है जो चीज मियां साहब देखेंगे वो एक अपनी हेल्थ, ज़ाहिर डॉक्टर से मशवरा लेंगे, और दूसरा वो सियासत देखेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है। इन दोनों चीजों के बाद फैसला करेंगे। सियासत में मियां साहब आप कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो देखेंगे कीनली कि भाई ये चीज होती है तो मैं वापस आता हूँ, ये चीज नहीं होती तो मैं अपने वापसी को रोक देता हूँ? देखिए, मियां साहब का इलाज हो रहा है, पहली बात ये समझ लीजिए, इलाज जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो इलाज हर रोज नहीं होता, उसका एक प्रोसेस है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो अब फैसला उन्होंने करना है कि वो इलाज छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि यहाँ उन्हें आकर सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट को, फिर कोर्ट फैसला करेगा क्या करता है, फिर उनके अपीलों के फैसले होंगे। इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन उनके बगैर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, होगा, लेकिन उनके बगैर मुश्किलात ज़्यादा हैं। उनका एक स्टैचर है, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, वोटर के साथ, वर्कर के साथ पार्टी को मोबिलाइज कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका आना जमात के लिए ज़रूरी है। तो ये टाइमिंग वो खुद तय करेंगे। अब उस दिन शहबाज साहब ने लंदन में कह दिया, वो मियां साहब भी खड़े हुए थे, लेकिन मियां साहब की तरफ से अभी कोई बात ऐसी आई नहीं है। इससे पहले जावेद लतीफ साहब रोज डेट कह देते हैं, बिल्कुल, वो तो बड़े अच्छे से लगे हुए जावेद साहब। उनको मैंने कहा उधर आपको दफ्तर बंद कर दिया अपना। शहबाज साहब ने अब कह दिया, अब जिम्मेदारी उधर चली गई। सही है। अच्छा, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं इलेक्शन से पहले तो वो कैंपेन कर लेंगे, पार्टी को मोबिलाइज कर लेंगे, क्या वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कीपिंग इन व्यू जो नाअहली और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? जी नहीं, चैलेंज की बात नहीं है, ये खराबी सुप्रीम कोर्ट को खुद दुरुस्त करनी चाहिए। जहाँ पर बहुत सी खराबियाँ हुई हैं, ताहयात नाअहली का कोई कानून में गुंजाइश नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, रिप्रेजेंटेशन की वायलेशन है, एक शहरी होने के नाते से वायलेशन है। अगर आपने कोई जुर्म, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी बेटे की कंपनी से 20,000 दरहम नहीं लिया था, ये जुर्म है जिसपे आपने ताहयात नाअहल कर दिया। तो कोई भी हो, XYZ, नहीं, जो भी हो, चलो, हाँ, उसका आपने, जैसे अभी ये जो है गिलानी खान साहब, इनको 5 साल के नाअहल किए, 5 साल, तो उनको क्यों ताहयात किया? ये अजीब बात है ना, ये दुरुस्त की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो इसके बाद चौथी दफा बनना चाहिए, चौथी दफा बार कोई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो कानूनी सिचुएशन, उसके हिसाब से आज तो देखें, आज तो कानूनी तौर पे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हाँ। लेकिन कल अगर रिलीफ उनको मिल जाता है जो कि मिलना चाहिए तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, रिलीफ मिल जाता है तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक और बयान था और उसमें शायद डार साहब ने कहा था या किसी ने कहा था कि जी हमें गारंटी मिल गई है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। ये गारंटियाँ कहाँ से आ जाती हैं भाई? ये आप हमें टीवी बुलाते हैं, कुछ तो हमने भी कहना होता है, कुछ आपने माल बेचना होता है, कुछ आपने डाल देते हैं, हम कह देते हैं, फिर उसके दूसरों से सवाल करते हैं कि वो ये कह गया था। लेकिन सही है, ठीक है, आपसे फिर आपका पूछ लेते हैं ना, आप अगले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? मैं अगले इलेक्शन में, मैंने कहा ये हल्के के अवाम फैसला करते हैं, लेकिन मैं जो आज हालात है मुल्क के, जहाँ पर सियासी पार्टियों के पास कोई रास्ते का तयन नहीं किया कि आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि आज एक अनोखा माहौल है सियासत का। हर जमात पिछले 2 साल में इक़्तिदार में रही है, हाँ। जी ये कौन सा चूरन बेचेंगे अब हमको? एक का तो बिक रहा है, एक का चूरन बिक रहा है। नहीं वो बिकने, देखें वो और पॉपुलिज्म और बात होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या डिलीवर करेंगे? अवाम अगर आपके नेट कर लेते हैं, आप हुकूमत में रहे हैं, आप आज बताएं यार आपने क्या गलतियां की हैं, बिल्कुल, क्या आपसे काम नहीं हुआ, मुल्क के मामलात कौन तय करेगा, उन लोगों के नाम बता दें। सही है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, निज़ाम में सलाहियत ही नहीं रही, इसलिए अगर ये सारे मिलकर आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, मामला नहीं चलेगा, नहीं बन सकता। तो इलेक्शन बेमकसद और बेसूद हो जाएगा।
वो होने की भी कोई एक्सरसाइज का फायदा नहीं होगा। सही बात है, वो फिर जी, कहेंगे कुछ नहीं सिलेक्टेड होगा। और इलेक्टेड और ये सारा अगर लेकिन अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल, तो करवाना है लेकिन सही तरीके से करवाना। सही नहीं, सही तरीके से नहीं, सही तरीका तो अच्छा ही होता है। नहीं, वो हमारा रावल सही साहब कहते तरीका हैं भी ना, गलत है। हमारे सही में भी मामला है, तो इसलिए- जनरल इलेक्शंस करवाते तो हैं। इसलिए पहले बैठे, बात तय करें। ये अवाम को बताएं कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी सियासत एक तरफ रख के मुल्क की बात बैठकर कर सकते हैं, और सारे स्टेक होल्डर शामिल हों, सही है, एस्टेब्लिशमेंट भी हो, जज भी हो, और एक रास्ते का तयन करें कि हमने आगे करना क्या है। सही सही तो है, फिर सब उसको सपोर्ट करें जो भी इलेक्शन में आता होता फिर है। सबको मिलना ठीक है। पड़ेगा। अच्छा, और अगर मिसाल के तौर पे नून लीग आती है हुकूमत में, अब इलेक्शन हो जाते हैं, नून लीग पावर में आ जाती है, नून रिजल्ट लीग भी के आ पास गया, प्लान है, आ भी गई। हाँ। जी, प्लान है नून लीग के ये पास एक सदर इकोनॉमिक बताएंगे। प्लान। भाई लोग आपसे सवाल करेंगे 16 महीने आप हुकूमत में थे, आपने क्या किया, कौन सा प्लान है आपके पास, कौन से लोग हैं जो काम करेंगे, ये सवाल होंगे, इनका जवाब होना चाहिए आपके पास। ये सवाल तो वो सब करें। जवाब कौन देगा? डार साहब? नहीं, वो नहीं, शहबाज साहब देंगे जो सदर हैं जमात, इक़्तिदार में भी वही थे, वज़ीर-ए-आज़म भी वही थे, वही जवाब देंगे। और मंगलवार उनके साथ साहब तो नहीं बातचीत- देंगे ना, हाँ। आप तो नहीं देंगे। मैं तो नहीं। इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरी तो जबान पर नहीं। इनको हमने निगरान सेटअप निगरान में किसी ने नहीं लगाया। काबीना में लगवाना था, देखे ये रह गए। मैं खुद इंतजार कर रहा था। अच्छा, आप तो निगरान अगर मैं बन जाता तो मैं आपको जरूर बना देता। बस अब अगली दफा मैं दुआ करूंगा कि आप दोबारा से वजीर आजम बने ताकि कुछ मामला बेहतर हो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एक साहब ने 15 पर कॉल किया। अब 15 पर लोग यूजुअली कॉल करते हैं जब कोई जुर्म हो रहा होता है, कोई पुलिस केस होता है, कोई मसला होता है उस वक्त, लेकिन इन साहब ने कॉल की 15 पर और मुद्दा इनका ये था कि मैं और मेरे घर वाले कई दिन से भूखे हैं और हमें खाना दिया जाए। मोहम्मद शब्बीर साहब थे ये और इनका ताल्लुक था लिया से। इन्होंने क्यों ये कॉल की और किस वजह से इस नहज पर ये पहुंच गए थे कि 15 से कॉल करके इन्हें खाना मांगना पड़ा, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये देखते हैं कि शब्बीर साहब क्या कहते हैं। मैंने पहले अल्लाह से मदद मांगी, मैं कहा या अल्लाह हमारी मदद करना, हम मुश्किलात में। फिर अचानक वैसे सोया हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में 15 नंबर घूमे, मैंने मिला दिया इस कॉल को। फिर वहाँ से जवाब मिला कि हम आपकी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो पूछ रहे थे आपने क्या काम करते क्या करते, फिर उसने बताया कि हम आ रहे हैं। डीपीओ साहब आए थे असदुर्रहमान, उसका शुक्र अदा करता हूँ, बहुत अच्छा आदमी था। 3 महीने का राशन देगा हमें, उसमें आटा भी था और चीनी भी थी और घी भी था और आलू भी था, प्याज भी थे। अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी सही गुजारा हो रहा है। मैंने उसको फ़ोन किया तो उन लोगों ने मुझे राशन दे दिया, डीपीओ को भेज दिया। डीपीओ भी अच्छा आदमी था, कहता है बच्चा मैं ये तो अच्छा काम किया, किसी का नुकसान नहीं किया, हमें कॉल कर दी जब हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए, दुआ भी करना। ये थे जी मोहम्मद शब्बीर साहब, जिन्होंने अपनी ज़रा दास्तान सुनाई कि मामला था क्या। 4 बच्चों का एक बाप और वो किस तरीके से भूख की वजह से मजबूर होकर पुलिस को फ़ोन करने पर राग़िब हुआ और फिर उसके बाद 15 पे उसने कॉल की। डीपीओ लिया जिसका जिक्र किया शब्बीर साहब ने, असदुर्रहमान साहब जिन्होंने उसकी मदद की, उनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ डीपीओ लिया मौजूद हैं, असदुर्रहमान साहब। इनसे जानते हैं कि इनको जब वो कॉल मौसूल हुई या इनकी टीम ने इनको बताया उस कॉल के हवाले से, तो फिर इन्होंने किस तरह से उसकी मदद करने का प्लान बनाया और क्या क्या मदद उन्होंने शब्बीर साहब की और उनके ख़ानदान की है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी वालेकुम सलाम। 92 बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए भी और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जिम्मेदारी से शब्बीर साहब की भी मदद की। सबसे पहले तो इस कॉल के हवाले से बताइए कि जब आपकी टीम को ये कॉल मौसूल हुई और आपको मालूम हुआ कि 15 पे इस तरह की कोई कॉल आई है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मतलब आपने क्या सोचा जहन में, क्योंकि जाहिर है ये दिस इज़ नॉट अ यूजुअल कॉल जो 15 को आती है, वो तो बड़ी सीरियस इमरजेंसीज की होती है। खैर ये भी किसी सीरियस इमरजेंसी से कम नहीं है, लेकिन ये कि अनयूजुअल थी। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने भी बताया कि यूनिक कॉल थी, तो 15 पे कभी पहले इस तरह की कॉल मौसूल नहीं हुई कि कोई आपको कॉलर कह रहा हो कि जनाब मैं भूखा हूँ, 4 दिन से भूखा हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास खाने के राशन नहीं है, अगर मुझे ना मिला तो मैं कोई थाई कदम उठा लूंगा। तो ये बड़ी एक अजीब सी कॉल थी। मेरे ऑपरेटर ने मुझे बताया है कि जनाब ऐसी कॉल मौसूल हुई है। तो मैंने कहा कि आप मेरी ना उससे बात करवाएं कि पता नहीं क्या चक्कर।
तो मैंने उनसे पूछा शहीद साहब से कॉल के, मैंने कहा आप क्या काम कर, उसने कहा कि मैं लेबरर हूँ, खेतों में मजदूरी करता हूँ और 1 महीना से मुझे लेबर नहीं मिली है और मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूँ। मैंने कहा आप सोचा मैं 15 पे कॉल करूँ। तो ये बड़ी एक अजीब सी कॉल थी और फिर एक थ्रेटनिंग कॉल थी, एक अलार्मिंग कॉल थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं खुद ही डील करूँ, मेरी अब बात भी होगी हमसे। तो फौरी तौर पे हमने फिर राशन अरेंज किया और फिर हम गए, जैसे आपने भी वो वीडियो देखी होगी, और उनसे मिले तो वाकई बहुत बुरे हालात थे उनके घर के और बहुत ही गुर्बत थी, हर चीज़ से गुर्बत झलक रही थी। और बच्चे जो थे वो भी बहुत ही, उनकी चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, नकाहत है और मायूसी की कैफियत थी। तो जो ही हम लेके पैकेज लेके गए हैं, उनके पास बैठे हैं, बातचीत की तो वो बड़े खुश हुए और उनके चेहरे खिल उठे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा काम है ये अचानक ही देखें कि इसको किस तरह से आप किसी की मदद करते हैं। और 15 का तो रिस्पॉन्स ही है इमरजेंसी में कॉल्स आती हैं तो आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। तो चूँकि मुझसे बात हुई थी और मेरी उससे गुफ्तगू हुई तो मैंने सोचा कि मुझे ही जाना चाहिए और ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा कदम न उठा लें। जी, तो ये राशन जो सारा अरेंज हुआ ये आपकी पूरी टीम ने मिलकर अरेंज किया, सबका हिस्सा है इसमें माशाल्लाह? जी, पूरी लिया पुलिस की तरफ से ये पैकेज था और मेरे SHO भी वहाँ पर, पहले उनको मैंने फ़ोन कर दिया कि आप वहाँ पहुँचे। फिर यहाँ से जो ऑफिस की टीम है 2-3 हमारे जो स्टाफ थे वो भी मैंने साथ ही बिठा लिए कि आप भी चलें साथ और जाके उसको रिस्पॉन्ड करें, देखें क्या सूरत हाल है। सही तो अच्छा सर, अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे जहन में आती है। पहली चीज़ तो ये कि एक फैमिली जब इस तरह की सूरत हाल से गुजर रही होती है तो उसके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। इन्होंने तो चलो 15 पर कॉल कर लिया, नॉर्मली क्या होता है लोग मांगना शुरू कर देते हैं किसी से भी, आसपास से, पड़ोस से। पड़ोस की क्या हालत है, उनके जो एरिया है क्या उसमें किसी को नहीं पता था कि ये मामला है और एक भूखी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जो कि कई दिनों से भूखी है। तो ओवरऑल क्या उस जगह का जो है थोड़ा सा बता सकेंगे, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको इस बारे में नहीं पता था? जी, ये करोड़ लालिसन जो है हमारी एक तहसील है, उसका एक नवाही गांव है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो 150 घर हैं वो सारे ऐसे के ऐसे हैं, गुर्बत में हैं। कोई एक आध हो तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने पूरी बस्ती का विजिट तो नहीं किया, मैं तो सीधा गया और आ गया। लेकिन जो मैंने फिर बाद में मालूमात हासिल की तो उनके बाद से तमाम के तमाम जो है वहाँ मिडिल क्लास है, सारी के सारी खेतों में मजदूरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं खेतों के अंदर। तो उनकी भी हालत ऐसी है जिस तरह के शहीद की थी और उसकी फैमिली की थी, और वो इस तरह की हालत नहीं थे वो किसी से मांग सकता या कह सकता। तो उसके पास बेहतर ऑप्शन यही उस वक्त उसके पास था कि वो पुलिस को मदद की बुलाए। तो इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। जी, सही है। अच्छा, अब जाहिर है अभी तक का तो राशन आप लोगों ने डाल दिया है और वो जाहिर है चंद दिन या हफ्तों तक काफ़ी हो गए इनकी फैमिली के लिए। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर वो सारी बस्ती ही ऐसी है, जाहिर है गुर्बत की लकीर के करीब ही ये लोग रह रहे हैं, किसी घर में अगर 4 दिन से फाका है तो फिर तो मैं उसको गुर्बत की लकीर से नीचे की फैमिली कहूँगी, मैं ऊपर तो उसको नहीं कंसिडर कर सकती। तो क्या इसमें आप लोगों का इदारा पुलिस का इस तरह से इनकी मदद कर सकता है कि ये कहीं कोई किसी किस्म की कोई मुलाजमत दिलवा सके इनको, या कोई जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जाहिर है अगर ये कहते हैं मैं मजदूर हूँ तो कोई ऐसा मजदूरी दिहाड़ी का कोई सिलसिला इनके लिए मतलब कुछ अरेंज किया जा काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन अब जाहिर है आप लोग इन्वॉल्व हैं उसमें तो बुनियादी तौर पर तो बात ये होती है कि जब कोई खबर फैल जाए तो फिर उसका रिस्पॉन्ड क्या हो। अभी चूंकि ये ब्रॉडकास्ट हो चुकी है खबर की, ये आबादी जो है वो लेबर है, सारी लेबर क्लास है, तो फिर ये हम सबका फर्ज बन जाता है कि उनकी मदद करें, ना सिर्फ उनकी बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी ऐसे हमारे दाएं हैं बाएं हैं लेबरर्स हैं उनकी मदद करें। हम भी शहीद को मैंने कहा कि आप जब मर्जी आए ऑफिस में, आपको किसी न किसी मिल में इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई आपकी जॉब हो जाएगी। तो चूंकि आपको पता है कि हम पुलिस इस वक्त बेशुमार महाजों पे काम कर रही है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज है हाजी साहब ने बनाया हुआ है, फिर हमारा मिसाक मरकज जी ठीक है। अच्छा हमें असदुर्रहमान साहब की आवाज़ नहीं आ रही, हम उनकी तरफ दोबारा जाते हैं। हमारे साथ महमूद बुखारी साहब हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम जी, शिफा महमूद बस फारिग खैरियत से हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आज मुझे देख के बड़ा दुख भी हुआ, मेरी तो आंखें भर आई हैं। जी सर फरमाइए। मैं ये समझता हूँ कि ये डीपीओ साहब ने एक अच्छा अमल किया है, और ये तो एक है। मैं समझता हूँ कि कोई सिस्टम को बेहतर जब तक हम नहीं बनाएंगे, और इसमें उन्होंने एक अच्छा अमल किया है, और कम से कम जो आसपास के जो सहबी हैसियत लोग हैं, जो हम जैसे हैं, उनको चाहिए कि वो आगे बढ़कर इस खौफनाक जो हालात मुल्क के अंदर पैदा कर दिए गए हैं, तो उसको इसी तरह ही बेहतर किया जा सकता है कि हम अपने, जिस तरह अल्लाह के पाक पैगंबर ने भी फरमाया कि अपने आसपास जो हमसाए हों उनका ख्याल रखना हमारे मजहब का भी हिस्सा है। बिल्कुल जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज का एहसास करें। वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास कोई फीस के पैसे नहीं है, तो अगर हम मिलजुल के करें तो ये काम मुश्किल नहीं है। हाँ, या उशर और ज़कात को हम सही तौर पे जो है वो लोगों के ऊपर खर्च करें, तो इसमें काफी सारे लोगों के दुख जो है कम हो सकते हैं। देखिए ना, अब ये सकते हैं कि पूरे जिले के जो जरूरतमंद लोग हैं वो उनको जो है वो अनाज फराहम करेंगे, और ये मैं बड़े दुख से कहूंगा कि हमारी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से ये हमारे मुल्क का जो है वो तबाही और बेड़ा गर्क हुआ है, और बड़ा दुख होता है। बस मैं दुआ करें सर, दुआ करें। और आपकी सोच भी बहुत मस्बत है कि जाहिर है हमने एज अ कम्युनिटी उन लोगों की तरफ देखना है, और उनकी तरफ हमारा जरूर ध्यान नजर रखें आप अपने आसपास। अभी फिलहाल तो जो अर्जेंट क्राइसिस है, लोगों के घरों में बिल नहीं वो अदा कर सक रहे। आज की खबर जो हमने अपने प्रोग्राम में दी है कि फैसलाबाद में एक 28 साल के शख्स ने बिजली का बिल चूंकि ज्यादा आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने खुदकुशी कर ली। तो अब इस नहज पर पहुंच गए हैं हालात। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। अच्छा डीपीओ साहब, असद साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस तरह की कॉल्स अब ज़्यादा आना शुरू हुई हैं, या इस कॉल के बाद कोई मजीद आई कॉल्स? जी नहीं, ऐसी कॉल अभी वसूली हुई यहाँ पर। बाकी इस्लामाबाद में कॉल आई है, एक मुजफ्फरगढ़ में आई है, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हेल्प किया, उनको एड्रेस किया है, राशन पहुँचाया है। तो लेकिन ये है कि हम तैयार हैं इसके लिए, हमने कुछ स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है तो जरूरतमंदों के लिए। बाकी जो तंजम ताजरान उसमें शामिल हैं, जो लिया के हैं, इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो हम उसको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे, पुलिस और लिया के अवाम इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सर। असद रहमान साहब, नाजरीन, डीपीओ लिया हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पर अपने आसपास ये नज़र रखिए कि साहिब हैसियत लोगों से तो खास तौर पे मेरी ये दरखास्त है कि कोशिश करें, आगे बढ़ें, एक एक घर की जिम्मेदारी उठा लें, और कम से कम अगले 2-3 महीनों का जो बिजली का बिल है वो अगर आप उनके लिए अदा कर सकेंगे। ये भी जहन में रखिए कि शदीद गर्मी है, अगर आपके घर में एक पंखा हो जो कि वो भी आप ना चला सकें तो फिर आपकी क्या हालत होगी। तो ज़रूर आगे बढ़ें। और पुलिस के चूँकि वेलफेयर के कामों का जिक्र हो रहा है, तो एक और चीज़ की तरफ मैं लेकर जाना चाहूँगा। सिंध पुलिस वेलफेयर के काम किस तरीके से कर रही है, कैसे जो है वो उसने वेलफेयर के कामों को अपना यूँ कहिए कि सेवा बना लिया है, आइए देखते हैं। सिंध पुलिस ने वेलफेयर के कामों में तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। शहीद एहलकारों की फैमिली की खिदमात में कोई कसर न छोड़ी। माजी में शोधा की फैमिली को पेश आने वाली मुश्किलात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। DIG फाइनेंस तारिक रज़ाक धारे जो कहते हैं, शोधा हमारे सरों के ताज हैं। 1971 से लेकर आज तक सिंध पुलिस के 2035 अफसरान और जवान शहीद हुए। सिंध हुकूमत की मदद से बेहतरीन शोधा पैकेज तैयार कर लिया। आज जो हमारे बहुत ज़्यादा शोधा की तादाद है वो डाकुओं के साथ या स्ट्रीट क्राइम के साथ फाइटिंग में हमारी उसमें है ज़्यादा तादाद है। तो उसमें जो उनका पैकेज है वो 4 मिलियन का है। हमारा स्टिल जो है 1 करोड़ रुपए का पैकेज है जो उनको पैसे देने हैं शोधा की फैमिली को फौरी तौर पर, वो उसमें हमारा 1 करोड़ है। तो हम समझें कि 6 मिलियन हम उनको शोधा को ज़्यादा पे करें, हमारा पैकेज जो है उनसे अब बेहतर हो गया है। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर साल 2023 में 1 जनवरी से अब तक 26 जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। पुलिस के जो शहदा हैं उन्हें भी हमें याद रखना है, और वाकई वो हमारे लिए फ्रंट लाइन पर होते हैं, और उसी वजह से वो शहादत का जो जिसे कहते हैं ना, शहादत का जाम भी नोश करते हैं। हमारे ही लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ये जो स्ट्रेस है ये हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है। बिजली के बिलों का स्ट्रेस है, मीडिया पे आप देखते हैं उसका स्ट्रेस है, महंगाई का स्ट्रेस है। तो ज़ाहिर ये स्ट्रेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो मामला नहीं हो रहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर क्या आसान हो गई, आसानी नहीं आ रही, मुश्किल आ रही। लेकिन इस चीज़ पर उम्मीद जो कि जिसको कहते हैं ना कि उम्मीद कायम रखिए, यकीन मोहकम रखिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा तो है, अल्लाह ताला ने तो ये ज़हन में रखिए, इसी उम्मीद पर दुनिया को अपनी कायम रखिए और चलते रहिए। लेकिन जब ये स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में बढ़ता है तो ये स्ट्रेस आपके चेहरे पर, आपके बालों के टेक्सचर में, आपके जिल्द पर नज़र आना शुरू हो जाता है, नुमायाँ होता जाता है। तो एक तो हमने इस पर बात करनी है कि भाई ये सिलसिले को कैसे मैनेज करें, ख़वातीन भी, मर्द भी, बच्चे भी, जाहिर है सबकी जिल्द है, सबके बाल हैं, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ इसमें एक हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि भाई आजकल हमने देखा है बड़ी ज़्यादा फेकनेस एक तरह से हो गई है, मतलब तस्वीरें हम पहले खींचते थे तो अब हम फिल्टर लाजमी लगाते हैं, फिल्टर के बगैर हमें अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा होता, हालांकि यही चेहरा हम सारा दिन इधर उधर लेकर घूम रहे होते हैं और देखने वाले तो हमें इसी चेहरे में याद रखते हैं और जानते हैं, लेकिन हमें अपनी तस्वीरें फिल्टर में देखने का शौक। आपको मेकअप वाले में देखते हैं, हाँ, लेकिन बगैर मेकअप के भी मैं गुजारा कर ही जाती हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये कि फिल्टर हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिससे कि हम बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि इस्तेमाल करने लगे हैं और हमें रियलिटी अपनी पसंद नहीं आती। इस पर हमने करनी बात। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर समन वसीम, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है, एस्थेटिक फिजिशियन। ये एक बहुत मुश्किल सा एक डेजिग्नेशन है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया समन साहिबा, आपने वक्त निकाला। ये बताएं मेंटल हेल्थ और बिजली के बिल, ये स्ट्रेस, महंगाई, करंट सिचुएशन, इसका क्या कनेक्शन है और कैसे कैसे ये हमारी स्किन को डैमेज करती है? मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन तो बिल्ड हो रही है फॉर श्योर हमारे हर बंदे के माइंड में। और ये नहीं है, पहले हमारा था कि जी सिर्फ लोअर क्लास इफेक्ट हो रहा है, अब तो मिडिल क्लास बल्कि अपर क्लास भी इफेक्ट हो रहा है। हमारी जो भी मसाइल हमारे मुल्क के मसाइल हैं, सो इसके साथ हम लोगों को लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि लाइक एक स्किन वाले को क्या प्रॉब्लम होगी फॉर श्योर। अब जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली स्किन से रिलेटेड सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सही, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्राइनेस, डर्मेटाइटिस, आपकी इवन आपके एक्जिमास, इवन आपकी डैंड्रफ, आपके एजिंग प्रोसेस, आपके डार्क सर्कल, आपकी स्लीप डिप्रीवेशन, हर चीज़ लिंक अप है स्ट्रेस से ना। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। हर दूसरे बंदे को हम लोगों का पहले क्या होता था, मेरा नहीं लेकिन मेरे से पहले वाले जो सीनियर्स थे, पेशेंट आया, मेडिसिन लिखी, प्रोसीजर किया, चले गए। मैं कम से कम ये नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे हर पेशेंट के साथ टाइम चाहिए, मुझे एटलीस्ट हाफ एन आवर चाहिए, क्योंकि मुझे उसको पहले काउंसिल करना पड़ता है। अगर वो शादी से पहले आ रहे हैं तो उनके और इश्यूज हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ सो मच इनटू सोशल मीडिया कि हम या तो चाहेंगे कि जिससे हमारी हो रही है वो कोई शाहरुख खान टाइप होगा, या मैं कतरीना कैफ हूँ ससुराल वालों के लिए, तो जो मेरे अंदर है हम बदल के रख दें बस सब कुछ। सही है। अब आप सोचें कि रियलिटी में आप कितना चेंज कर सकते हैं एक इंसान को। एंड नो बॉडी इज इनटू कि जैसे हम लोग एक बहुत अच्छे सोल और एक बहुत अच्छी अपनी रिलीजन को लेके एक चीज़ें चल रही थी, उससे हम बहुत दूर हो गए, हम बहुत दूर हो गया। जो दिख रहा है वो चल रहा है बस। वो बंची जो अगर एवरेज है लेकिन वो बहुत अच्छी है बाय हार्ट, लेकिन वो इस प्रेशर में है कि उसका रंग नहीं सही, और वो इस प्रेशर में है कि उसका रंग किसी तरह भी गोरा किया जाए, चाहे वो आईवी ड्रिप से किया जाए। अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो कहेगी डॉक्टर समन आई एम गोइंग समवेयर एल्स, आई वांट इट। पठान आ रहा है, पठान अपनी बेगम को साथ ला रहा है, एंड दे आर सेइंग कि पठान, जो गोरे हैं बिल्कुल खूबसूरत की इंतहा, पठान जो आप इमेजिन करें। एंड हम नहीं कह सकते उनको, मैं उनको कहती हूँ कि इनको नहीं ज़रूरत, आप इनको क्यों लगा रहे हैं? वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं ना आप लगा दें वरना हम कहीं और से लगवा दें। वो पठानों का तो माशाल्लाह कलर ऐसा होता है, आप देखते हैं, आप कहते हैं कि ये इनको तो अल्लाह ताला ने वो बस पहले से ही आईवी ड्रिपें वगैरह लगा के सब बेहतरीन बनाकर पैकेज बनाकर भेजा है और खूबसूरत लग रहे होते हैं वो माशाल्लाह, पिंक वाइट ये वो। लेकिन बहरहाल वो अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, पहले आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते थे और अब पेशेंट्स किस तरह के मसाइल प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं? सो आई एम वर्किंग फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। सो मैंने जो डिफरेंस देखा है, मैं पहले देखती थी कि किसी को बहुत एक्नी हो गई, स्कार्स बहुत, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, वो परेशान है कि शादी हो रही है, खड्डे हैं, इसका क्या कर लें। किसी को 60 प्लस पे झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो वो कहते हैं जी हमारी इसको थोड़ा सेटल कर दें। लाइक समझ आती थी कि यार, लेकिन ऐसे जैसे आप लोगों के मीडिया में नहीं होता कि यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, हम लोगों का बिल्कुल इस तरह का अब कुछ माइंडसेट होता जा रहा है। सही है। और लोग आके ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए या ये हमें क्या चाहिए,
अगर मैं उनको कहूँगी आपको ये नहीं चाहिए तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मानेंगे इट। नहीं। दे हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। और प्लस दे कोट पीपल फ्रॉम आवर सोशल मीडिया एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान, वो वाले मत कर देना फिलर्स, वो देखा था उसके सही नहीं हुए थे, वो लिप फिलर वैसा वैसा वैसा, मतलब पिक्चर्स के साथ आते हैं, अपडेटेड वर्जन, उसको वही चाहिए, वो दिखाते हैं, साथ खोलते हैं और साथ कहते हैं करो। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और भी होती है कि जब फिलर्स हो जाते हैं तो बहुत से लोग एक स्पॉट जो है उससे ऑन द स्पॉट सेटिस्फाइड नहीं होते, वो कहते हैं कि भाई ज़रा ज़्यादा हो गया है, कुछ तो ज़ाहिर है उसमें सूजन होती है, वो वक्त के साथ बेहतर होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, या जिनका हो गया है फिलर और उसके बाद वो घबरा जाते हैं कि भाई ये तो मेरा चेहरा ज़रा अजीब सा लग रहा है। ज़ाहिर है आपने एक शक्ल अपनी 30-40 साल तक देखी है, उसके बाद अचानक एक दिन में आप कुछ अजीब से हो गए हैं, ये डिफरेंट हो गए हैं, तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी में तो मुश्किल होती है। तो आपको इस किस्म के एक्सप्रेशंस फेसेस देखने में आते हैं? सीरियसली मैं बताऊं, जब होता है तो उस वक्त तो थोड़ी सी स्वेलिंग भी होती है ना, ठीक है। सो वो पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आपको स्वेलिंग है, ये इट विल सबसाइड विद इन अ वीक टाइम और फिलर विल गेट सेटल्ड विद इन अ वीक और 10 days और 2 weeks। सो मैं तो अपने पेशेंट को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ। तो यूजुअली जस्ट आफ्टर द प्रोसीजर मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या हो गया, बल्कि वो हमेशा ये कहते हैं कि वी नीड मोर, you do less because I usually do less। मुझे लगता है कि जितना मैं कम करूँगी मेरे लिए मार्जिन है कि मैं उसको बढ़ा सकती हूँ, जितना मैं ज़्यादा करूँगी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसको बाद में डाइल्यूट करूँगी, फिर एक जगह को दूसरी से बैलेंस करूँगी। और यू नो कि अल्लाह ने हम सबको ये दिया है कि एसिमेट्री दी है हमारे फेस में, हर पॉइंट पे एक आंख दूसरी आंख से, एक लिप की साइड दूसरी, एक हाथ दूसरे से, एक एसिमेट्री, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर्स। बिल्कुल। उस एसिमेट्री को अगर आप दोनों साइडों को बिल्कुल बराबर सिमेट्री पे कर देंगे तो आप बिल्कुल खूबसूरती को लूज कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक अच्छे डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हम अपनी सोसाइटी पे हमारा ये बहुत हक है कि हम उनको एक्सप्लेन करें, आगे उनकी समझ में आए ना आए ये अब उनकी मर्जी। अच्छा, मुझे ज़रा समझाएं कि ये एस्थेटिक फिजिशियन है आप, तो एस्थेटिक फिजिशियन में और डर्मेटोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा होता है कि जी कोर डर्मेटोलॉजी स्किन डिजीज़ पढ़ेंगे वो लोग, ठीक है, वो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है, बट उसके बाद वो उसी में स्पेशलाइजेशन करेंगे, ठीक है। हम एस्थेटिक्स वाले क्या हैं कि एस्थेटिक फिजिशियन इस तरह बनेगा कि जैसे मैं हूँ, मैंने पहले डर्मेटोलॉजी की 2 years और उसके बाद मैंने एस्थेटिक्स के बहुत सारे डिप्लोमाज एंड कोर्सेज और बाहर से जाके भी किए, जिसके बाद वी आर मोर इनटू के फेस लिफ्ट्स, फिलर्स, बोटॉक्स, स्किन रिजुविनेशंस, लाइक जो भी यू नेम इट एंड वी डू इट। और अगर कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट भी एस्थेटिक फिजिशियन हो सकता है, क्योंकि वो भी अगर बाद में इसको अपना कैरियर बनाना चाहें तो वो बिल्कुल इस तरह के कोर्सेज बैठ जाके करें और वो भी इसमें आ सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, बाहर के ममालिक में और यहाँ के ममालिक में इन प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क होता है? वहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा किया जाता था, ओवरडू कर देते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा आ रहे हैं कि भाई नेचुरल रखें। आपको आपके पेशेंट्स क्या कहते हैं कि नेचुरल की तरफ जाएँ या थोड़ा ओवरडू करें? ऐसा नहीं कहती हैं कि पता भी ना चले किसी को, और ऐसा भी कर दो कि पता चले भी। समझ आई? लाइक इट्स वेरी ट्रिकी, पता चलना भी चाहिए और पता नहीं भी चलना चाहिए। बट जो नई चीज़ है जो हम लोग सीखते हैं या हम लोग बताते हैं आके अपने कॉन्फ्रेंसेस में जाके कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फिलर्स, बोटॉक्स ठीक है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बट सारी दुनिया के प्लास्टिक सर्जन्स हैं या एस्थेटिक फिजिशियंस हैं या एस्थेटिशियंस हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन इज़ द न्यू थिंग इन द मार्केट। और इसके ऊपर मैं आजकल बहुत बात करती हूँ, सबको समझाती हूँ। तो हम भी करेंगे। वो ये होता है कि इट्स ऑल्सो अ प्री फिल्ड सिरिंजेस, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके साथ एक्सोसोम्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर आपके साथ अमाइनो एसिड्स भी आ रहे हैं, पेप्टाइड्स भी आ रहे हैं। वो बहुत, आप समझो जैसे आप एक मल्टीविटामिन खाते हो ना, इस तरह एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, एंड यू इंजेक्ट इट इनटू योर स्किन। वो आपकी अपने कोलेजन को बूस्ट करेगा, वो आपके अपने जो सेल्स थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं कि यार लेट इट बी, वो उनको थोड़ा सा एक्टिव करके आपकी अपनी स्किन को रीबिल्डिंग स्टार्ट कर देगा, एंड दैट्स रियली रियली गुड। और वो समझो इस तरह जैसे कि आप किसी भी प्लांट को पानी देते हैं और उसकी नरिशमेंट एकदम से होती है, तो हम सब कहते हैं कि फिलर्स, बोटॉक्स आर फाइन, आप उसके बाद अपने आप को बायोस्टिमुलेशन पे ले जाएं टू मेंटेन योरसेल्फ एंड टू लुक नेचुरल एंड टू एज ग्रेसफुली। तो ये जो ट्रेंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मर्दों में भी है हमारे यहाँ पर? ये बिल्कुल है मर्दों में, लेकिन लाइक ऐसे था पहले कि पहले 10 out of 9 खवातीन होती थी और 1% मर्द होते थे। अब लाइक समझो कि 60% खवातीन है और 40% मर्द है। मर्दों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है, क्योंकि उनके ये होता है कि
यूजुअली हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत मसले होते हैं, सो हाँ। दे कम फॉर द PRPs, रीजेनरा हेयर ट्रीटमेंट्स, एक्सोसोम्स, थ्रेड लिफ्ट्स, इस तरह के कामों के लिए। बोटॉक्स फिलर्स के लिए भी बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो लंच ब्रेक टाइम में आते हैं, मोस्टली दे आर इनटू के किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, लाइक समझ आई, उनकी मूवी भी नहीं बनेगी, उनका कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं जाएगी, इवन उनके घर में भी शायद किसी को नहीं पता होता कि दे आर डूइंग समथिंग, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, बट दे आर डूइंग। एक और चीज़ बताएं, शादी से पहले कितने मर्द आते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए और शादी के बाद कितने आते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन, सीरियसली ये, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा इस बात का, बहुत अच्छा बताएं। क्योंकि शादी से पहले काफ़ी आते हैं, बट शादी से पहले जो आते हैं वो ज़्यादा ग्लो के लिए और गोरा होने के लिए आते हैं। सही है। बालों के लिए कम आते हैं। ठीक है, बाल तो बाद में जाते फिर हैं ना? आते हैं 40 के बाद। हाँ, तब वो आते हैं अपनी सारी एंटी एजिंग के लिए और थ्रेड लिफ्ट्स के लिए, बालों के लिए, फिर बीच के स्लॉट में वो गायब होते हैं यूजुअली। सही, चलें जी, जबरदस्त। आई गेस मर्द भी जाते हैं, खवातीन भी जाती है, ये ट्रेंड है जी, और मर्द सबको बस जाना छुपाते चाहिए। ज्यादा है, जाते हैं तो खवातीन तो अब ओपनली हर चीज जाहिर है, उनकी वीडियोस भी बन रही होती हैं, सोशल मीडिया पर भी वो आ रही होती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर समान, आपका वक्त दिया आपने, और इस पर मजीद हम बात करेंगे आगे भी कि मजीद क्या होना चाहिए, कैसे खूबसूरती बढ़ाई जाए। ठीक है जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्यों? आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया आज का। अच्छा, नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।